Okay, dear students, this is Mustafa Mirchawala from Mirchawala's Hub of Accountancy और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं F3 का एक MCQ बैंक, एक फुल टाइम रिवीजन और जिसमें लेटेस्ट सारे स्टैंडर्ड जो हैं IFRS 18 जो कि न्यू स्टैंडर्ड आपको पता है प्रेजेंटेशन का आया है, उससे रिलेटेड भी डिस्कशन होगी और काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी शेयर सम गुड न्यूज़। वैसे तो आप लोग सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते ही हैं, डेफिनेटली मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा होता है, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। और आप लोगों को पता भी है कि हम लोग एक चीज़ पे काम करते हैं। एक दौर था जब इंटरटेनमेंट अलग थी, एजुकेशन बिल्कुल अलग थी। अब क्या है, आप अब जो नए जो वीडियोस बन रही है ना, वो इन्फोटेनमेंट के नाम से बन रही है, यानी इन्फॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, इस तरह की बन रही है, राइट? ओके, तो ऐसी कई वीडियोस भी मैं खुद बनाता हूँ जिसमें एक जोक के साथ थोड़ी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी डिलीवर हो जाए। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि हम एज ए टीम कनेक्टेड रहें, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह हम लोग भी एक्टिव काम कर रहे हैं। बहरहाल, अच्छा, ये एक रीसेंट मेरे स्टूडेंट का वर्ल्ड टॉप आया है। वर्ल्ड टॉप का मतलब जो देखें, अभी तो आप लोग जो F3 का पेपर दे रहे हो या FA, MA वगैरह, BT, ये तो ऑन डिमांड होता है ना। एक पेपर वो होते हैं जो सेशन CB होते हैं, जो 180 कंट्रीज़ में एक साथ होते हैं। तो इस बच्चे ने 180 कंट्रीज़ के सारे बच्चों को हरा दिया, सारे बच्चों को हरा दिया, राइट? ओके, और ऐसा वर्ल्ड टॉप ये पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुका है। यानी मेरे सिर्फ F6 के पेपर में 5वां वर्ल्ड टॉप होगा ये, और कितनी बार F7 में, हमारे दूसरे पेपर्स में, F8 में, सब में आ चुका है। तो ये एक मोटिवेशन है आप लोग के लिए भी कि आप लोग, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, देखो, दो चीज़ों से मोटिवेशन आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। एक, पढ़ाई की मोटिवेशन मिलेगी आपको, उन बच्चों को फॉलो करो, उन बच्चों को देखो जो अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, तो आपको भी जज्बा आएगा। सेकेंडली, उन प्रोफेशनल्स को स्टडी करो कि जो ACCA के बाद दुनिया में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सामने जर्नी नज़र आएगा, तो ईजी हो जाएगा। ये ऐसा ही है कि भाई, जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हो, जिम जाते हो, तो बड़े बड़े लोगों की पिक्चर्स लगी होती है, वीडियोस चल रही होती हैं, तो आपके सामने टारगेट आता है कि यार मैं भी एक्सरसाइज करके ऐसी बॉडी बनाऊंगा, समझ रहे? तो ये बहरहाल, ओके। तो अच्छा, देखें, कोई इतने एबनॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ना, पेपर इतना एबनॉर्मल आता है, बंदा नॉर्मल मेहनत कर ले वो काम कर सकता है। आपके सामने कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बिलो कंटेन सेवरल इनकरेक्ट एंट्रीज। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत है, रॉन्ग साइड पे लिखी है। सिंपल, ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है, सीधा 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 रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है। तो अब इसमें आप चीज़ें सही कर लें। चलो, आपको पता है रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस सही है, बिल्कुल डेबिट साइड पे आएगा 138,400, ठीक है जी। अब उसके बाद क्रेडिट सेल्स, ये गलत लिखी हुई है, क्रेडिट सेल्स यहां आती है। ये डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक की वजह से भी डेटर बढ़ जाता है, आपको पता होना चाहिए। डिसऑनर्ड चेक की वजह से इसका मतलब पैसे आए नहीं, तो दोबारा आप उससे पैसे मांगोगे ना, तो रिसीवेबल बढ़ेगा आपका, इधर आएगा। बाकी सारी चीज़ें, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से पैसे लोगे, कस्टमर से पैसे लोगे तो डेटर कम हो जाएगा, कितना है 78420। देन उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री से भी कम होता है, सेट ऑफ, कॉन्ट्रा एंट्री को सेट ऑफ भी बोलते हैं, उससे भी कम होता है डेटर। बैड डेट्स रिटन ऑफ, बैड डेट्स रिटन ऑफ से भी कम होता है। और फाइनली आपको ये क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ओके। तो ये आपका बन जाएगा 138,400, 80,660 प्लस 850 लेस 78420 लेस 1000 लेस 4950, yes, 135540, बी आंसर है। इजीली हो सकता था, कोई नथिंग एबनॉर्मल, नथिंग एबनॉर्मल एट ऑल, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं?
A limited liability company's trial balance include a suspense account with a debit balance of 14550. ये लो बेटा, ये देखो, ये आपके पास एक सस्पेंस अकाउंट है जिसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है 14550, 14550. दिस इज योर डेबिट बैलेंस, दिस इज योर डेबिट बैलेंस. अब देखो, ये आपके सामने 14550 का बैलेंस नजर आ रहा है. ओके, राइट नाउ अब ये है कि which of the following pairs of errors could clear the balance on the suspense account when corrected. बस अब सीधी बात है, देखो इस चारों में से वही इसका आंसर होगा कि जिसकी एंट्री बना के पोस्ट करूंगा तो ये सस्पेंस क्लोज हो जाएगा, जिसकी एंट्री बना के पोस्ट करूंगा तो ये सस्पेंस क्लोज हो जाएगा. सही है, आ जाओ. नंबर 1, डेबिट साइड ऑफ बैंक जनरल लेजर अकाउंट. याद रखना भाई, अब हमारे कोर्स में कैश बुक का वर्ड यूज नहीं होगा. कैश बुक की जगह ये वाला वर्ड यूज होगा, बैंक जनरल लेजर अकाउंट. ये याद रख लो, लिख लो कहीं. हमारे कोर्स में अब कैश बुक की जगह वो ये वर्ड यूज करेगा. एक तो बैंक स्टेटमेंट होती है जो बैंक वाले मेंटेन कर रहे होते हैं, एक हमारी कैश बुक जिसमें हम मेंटेन कर रहे होते हैं बैंक कॉलम. तो अब उसकी जगह बैंक जनरल लेजर अकाउंट वर्ड यूज होगा, और ये हमारा एसेट है. सही है. अंडर स्टेटेड बाय 10,000, इसका मतलब क्या है? सुनो कि यहाँ देखें, जो मेरा बैंक अकाउंट मैंने मेंटेन किया हुआ था ना, उसको मैंने कम कर दिया, अपने बैंक को 10,000 से कम कर दिया. तो सिर्फ बैंक को कम कर दिया. बात को सोचें, सिर्फ बैंक को कम कर दिया. आप एक पल के लिए सोचें, ये ट्रायल बैलेंस है. ट्रायल बैलेंस में बैंक जो है अगर पैसे पॉजिटिव पड़े हैं तो डेबिट साइड पे आता है. अगर बैंक आपके पैसे पड़े हैं बैंक में तो डेबिट साइड पे आएगा. एसेट है बैंक. तो वो कह रहे हैं, मैंने देखो साफ लिखा है, द बैंक जनरल लेजर अकाउंट अंडर कास्ट. सिर्फ बैंक को कम करा तो ट्रायल बैलेंस की एक साइड कम हुई होगी ना. ट्रायल बैलेंस की सिर्फ एक साइड कम हुई होगी ना. और मेरे प्यारे बच्चों, जब ट्रायल बैलेंस की सिर्फ एक साइड कम होगी तो टीबी आउट हो गया होगा. और जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है. तो इसकी करेक्टिंग एंट्री में सस्पेंस आएगा. डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री बनाओ. इस बेचारे ने क्या करा है देख लो. इस बेचारे ने डेबिट साइड ऑफ बैंक, यानी बैंक बैलेंस की डेबिट साइड को कम कर दी है, यानी बैंक बैलेंस को ही कम कर दिया है. तो अब डेबिट साइड को मैं बढ़ा दूं, तो मैं सही करने के लिए करेक्टिंग एंट्री बनाऊंगा ना, तो ये एंट्री बनेगी. देखो, बैंक डेबिट, क्योंकि उसने डेबिट साइड को ही कम किया था, मैं बैंक को दोबारा बढ़ा दूंगा और सस्पेंस क्रेडिट. ठीक है जी, ये मैंने इसकी एंट्री बना दी. मैं करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूँ. एक एंट्री तो मैंने इसकी ए पार्ट की बना दी. अब दूसरी देखो, कह रहा है 6160 पेड फॉर रेंट करेक्टली एंटर्ड इन दी बैंक जनरल लेजर. यानी बैंक, देखो अगर मैं रेंट पे करता हूँ तो एंट्री बनेगी रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट. रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट. क्या कह रहा है? 6160 पेड फॉर रेंट करेक्टली एंटर्ड इन दी बैंक जनरल लेजर, यानी बैंक वाली एंट्री सही बनी है, बट एंटर्ड इन दी रेंट अकाउंट एज 1610. चलो बिल्कुल अच्छी तरह समझाता हूँ, 3 स्टेप में समझाता हूँ जिस तरह पढ़ते थे तुम लोग. देखो, आपने 6160 का रेंट पे किया. कितने का पे किया? तो आपको एंट्री बनानी चाहिए थी रेंट डेबिट 6160 और बैंक क्रेडिट, पैसे बैंक से गए 6160. ये एंट्री बननी चाहिए थी. आपने क्या करा, उसने साफ लिखा हुआ है कि बैंक बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, यानी उसने ये करा है. देखो, बैंक को तो बिल्कुल सही लिखा 6160, और रेंट अकाउंट को जब ये डेबिट करने लगा ना तो इसने लिख दिया 1610. अब आप खुद सोचो, जो एंट्री इसने बनाई है क्या उसकी दोनों साइड सेम है? नहीं, दोनों साइड सेम नहीं है, तो टीबी आउट हो गया होगा. और जब टीबी आउट होता है तो यहाँ देखो सस्पेंस आता है और वहाँ आता है जहाँ कमी होती है. तो अब आप देखें कमी क्या है, 1610 और 6160 है. 6160 माइनस 1610 4550. तो भाई देखो, इस गलती की वजह से 4550 का सस्पेंस आ गया होगा. अब मैं इसकी थर्ड एंट्री बना रहा हूँ, करेक्टिंग एंट्री इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. देखो, ऊपर भी बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 6160 से, नीचे भी बैंक 6160 से क्रेडिट हो रहा है. बैंक में कोई गलती नहीं है, तो जिसमें गलती नहीं है उसको नहीं छेड़ेंगे. अच्छा, ओरिजिनली मुझे रेंट को कितने से डेबिट करना चाहिए था? देखो, मुझे रेंट को 6160 से डेबिट करना चाहिए था. मैंने कितने से किया? 1610 से. तो मुझे रेंट को ज़्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने रेंट को कम डेबिट किया.
मुझे रेंट को ज़्यादा डेबिट करना चाहिए था, मैंने रेंट को कम डेबिट किया, तो अब और डेबिट कर लूँ। तो अब करेक्टिंग एंट्री में रेंट को और डेबिट करूँगा 4550 से। और याद करो बताया था पास में दुनिया में क्यों आए हम, सस्पेंस को ख़त्म करने, सस्पेंस को। तो जिस साइड पे सस्पेंस खुला हुआ है उस साइड पे उसको दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर दो। अब देख लो ये एंट्री भी बन गई, ये दो करेक्टिंग एंट्रीज जो राइट टिक वाली बन गई। देखते हैं इसको पोस्ट करते हैं तो क्लोज होता है नहीं होता। इन दोनों एंट्रीज को पोस्ट करके अगर ये क्लोज हो गया तो यही आंसर है। बताओ पहली एंट्री में सस्पेंस कितने से क्रेडिट हो रहा है, 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ 10,000 क्रेडिट करके लिख दिया बैंक। और दूसरी एंट्री में सस्पेंस 4550 से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ लिख देंगे रेंट। लीजिए जनाब बिल्कुल सही है, यही आंसर है, यही आंसर है। आपका सस्पेंस क्लोज हो गया, आपका सस्पेंस क्लोज हो गया, आपका सस्पेंस क्लोज हो चुका है। ओके, तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। अब आप चाहो ना, आप चाहो तो इसका बी, सी और डी ट्राई करना। बी, सी और डी जब आप एंट्रीज बना के पोस्ट करोगे तो ये सस्पेंस क्लोज नहीं होगा, ये सस्पेंस क्लोज नहीं होगा, बी, सी और डी से ये सस्पेंस क्लोज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड अपेयर इन द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। पहली चीज सरप्लस ऑन रिवैल्यूशन नहीं, रिवैल्यूशन का मतलब एसेट पड़े पड़े महंगा हुआ है, एसेट पड़े पड़े महंगा हुआ है तो ये नॉन कैश आइटम है, और ना इसमें कोई इनकम है ना एक्सपेंस है, ना इसमें कोई इनकम है ना एक्सपेंस है। अब सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट जो है ना वो एक नॉन कैश आइटम है, और ये कोई नॉन कैश इनकम या नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, बस एसेट पड़े पड़े महंगा हुआ तो ये कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आता, ये तो आता ही नहीं है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, यस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है, ये आएगा कैश फ्लो में। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स कोई कैश इशू नहीं है, बोनस शेयर्स कोई कैश फ्लो नहीं है तो ये नहीं आएगा। हाँ इंटरेस्ट रिसीव आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो ये दो है 2 and 4। देन अब आ जाए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर और सेट अ सोल ट्रेडर डज नॉट कीप, ये आ गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वन ऑफ द फेवरेट एरिया, हम सबका फेवरेट एरिया है। चलो आपके पास ये डेट देखो, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये डेट अगर आप देखो तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस भी गिवन है, ठीक है। और सेट मेक अ स्टैंडर्ड जीपी परसेंटेज ऑफ 30% ऑफ सेल्स, सेल्स निकालना है, बहुत आसान है भाई। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो आप आराम से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हो। ये लो बच्चों की तरह आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लो। ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई 138,600 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 149,100, और सॉरी मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दिया है, परचेजेस को ऐड करो। परचेजेस है 716,100 और क्लोजिंग स्टॉक है 149,100, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, सबसे पहले आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। 705,600, 705,600 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब बहुत प्यार से ज़्यादा नहीं, बच्चों की तरह SCP लिखना, याद है SCP, परसेंटेज एंड डॉलर्स, परसेंटेज एंड डॉलर्स, सुने SCP लिखा और आपने आराम से ये काम कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 705,600। अच्छा बताओ मार्कअप है या मार्जिन है, देख लो। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स इज मार्जिन, तो इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100%। प्रॉफिट 30 है तो ये 70 होगी, बस अब हो जाएगा ख़त्म।
बताओ 705,600 की जो कॉस्ट ऑफ सेल है बराबर 70 के, वो बराबर कितने के 70 के। तो आप 705,600 को डिवाइड बाय 70 इंटू 100 कर लेना। 705,600 100 ये आ गया 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 राइट। तो ये रहा आंसर आपका, ये रहा आपका आंसर 100,800 100,800। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी वेरी गुड। ऑन 1st July X4 a company had prepaid insurance of 8,200। अच्छा देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड देख लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में अकाउंटिंग पीरियड का बहुत अहम रोल है, अकाउंटिंग पीरियड का बहुत अहम रोल है। सुनो तो बेटा देखो, नीचे देखो ईयर एंड हो रहा है 30 जून X5 को, तो शुरू हुआ होगा 1st जुलाई को, तो ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, ठीक है। सिंपल सा देखो, मैं एक टी अकाउंट बना रहा हूँ, कौन सी चीज़ पे कर रहे हैं हम, इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस पेबल अकाउंट, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं जो मैं बना रहा हूँ, ये आपने सबने पढ़ा हुआ है। ये आपका आया इंश्योरेंस पेबल अकाउंट, सही है। अब आपको क्वेश्चन में रेडीमेड ओपनिंग प्रीपेड गिवन है। ओपनिंग प्रीपेड कितना गिवन है बताओ, 8,200। ओपनिंग प्रीपेड इज योर ओपनिंग एसेट। ओपनिंग प्रीपेड इज योर ओपनिंग एसेट। ओपनिंग प्रीपेमेंट इज योर ओपनिंग एसेट। ओपनिंग प्रीपेड इज योर ओपनिंग एसेट। ओके, नाउ अब क्या कह रहे हैं, ऑन 1st January X5 द कंपनी पेड एक्चुअल कैश। एक्चुअल कैश तो याद है, अकाउंट बनाने के स्टेप्स मैंने खुद पढ़ाए। एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ आती है, एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आती है यहाँ। अब चलो, अब सोच के बताओ, अकाउंट तुम्हारे सामने, अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, कैश भी गिवन है, बस क्लोजिंग बैलेंस गायब है। क्लोजिंग बैलेंस गायब है, वो ढूंढना है अकल से, बिल्कुल अकल से ढूंढना है, सोना नहीं प्लीज। क्या कह रहे हैं, ऑन 1st January X5 कंपनी पेड 38,000 फॉर इंश्योरेंस। देखना, फॉर द ईयर, ईयर का मतलब 12 महीने। किन 12 महीने, जो 30 सितंबर को एंड हो रहे हैं। यानी आपने 30 सितंबर तक की पेमेंट कर दी, आपने 30 सितंबर X5 तक की पेमेंट कर दी, जबकि आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 30 जून X5 को हो रहा है। हाँ ऐसा ही है। तो ये वाली जो पेमेंट है, इधर देखो, ये जो 38,000 की पेमेंट है, ये 12 महीने की है। उसने फुल लिखा है ईयर, ईयर यानी 12 महीने की पेमेंट है। और किन 12 महीनों की पेमेंट है, जो 30 सितंबर को एंड हो रहे हैं। तो बेटा अपना ईयर एंड तो जून में हो गया है ना। तो अगर मैं ईयर एंड के हिसाब से देखूं, 30 जून पे खड़े रह के आंखें बंद करके सोचूं, प्लीज सोचो आप लोग भी, 30 जून पे खड़े रह के आंखें बंद करके सोचूं, तो भाई ये जो 30 सितंबर है ना, वो 3 महीने की हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। 30 जून के बाद देखो जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने की आपने एक्स्ट्रा प्री पेमेंट कर दी है। तो 3 महीने की प्री पेमेंट निकाल लूँ, ईयर एंड पे 3 महीने का प्रीपेड होगा। कैसे निकालूंगा, 38,000 पूरे 12 महीने की थी, ईयर लिखा है, 38,000 12 महीने की थी। तो मुझे बताओ 3 महीने की कितनी होगी, बताओ। अगर मुझे क्लोजिंग प्रीपेड निकालना है तो वो होगा 38,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। 38,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 9,500 ये आ गया बेटा। ये आपका क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ आता है 9,500। चलो अब आप मुझे बताओ, यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर आपका P&L का एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। चलो 8,200 प्लस 38,000 माइनस 9,500, 36,700, 36,700 इज योर आंसर। 36,700 इज योर आंसर। चलो उठाओ, कौन सा आंसर होगा, पिक करते हैं। ये देखो, ये रहा और प्री पेमेंट ईयर एंड की ये रही। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इतनी प्री पेमेंट जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये आंसर जाएगा। आंसर इज सी, आंसर इज सी। आराम से देख लें, आराम से सुकून से देखें, सोचें भी, बिल्कुल ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं।
ओपनिंग प्रीपेड रेडीमेड गिवन था इस सवाल में, कैश यानी जो पेमेंट हुई वो भी रेडीमेड, बस क्लोजिंग प्रीपेड हमने निकाल लिया और वो आपने सिंपल निकाला। 30 जून को ईयर एंड हो रहा था और सितंबर तक की पेमेंट कर दी थी आपने, तो बस 3 महीने की प्रीपेड थी, तो देखो 3/12 करके निकाल ली, ये देख लो। ओके, नेक्स्ट, indicate by selecting the appropriate box in the table below whether the following statements are correct or incorrect. A liability is a present obligation of the entity to transfer an economic resource as a result of past event. बिल्कुल सही है, ये लेटेस्ट डेफिनेशन है लाइबिलिटी की। अच्छा देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने बोला अभी अपने लेक्चर में, फिर बोल रहा हूँ कि एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल यानी इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस, पांचों की ऑफिशियल डेफिनेशन 5 बार पढ़ के जाना, एग्जाम में आती है। 5 बार अपनी बुक से इसको जरूर पढ़ लेना भाई, प्लीज ये जरूर पढ़ लेना, ये एग्जाम में एज इट इज आ जाती है ट्रू एंड फॉल्स में। एन अनसर्टेन लाइबिलिटी मे बी कॉल्ड, हाँ, अ प्रोविजन याद है, IS 37 आपने पढ़ा है। अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स और अमाउंट। अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स और अमाउंट, तो सही बात है ये बिल्कुल। तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी का वर्ड है, इसने मे बी का वर्ड भी यूज किया है, सही है। अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स, यस। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की डबल एंट्री नहीं बनती, बल्कि उसकी सिर्फ डिस्क्लोजर बनता है, उसका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर बनता है। चलो ये सिंपल है, आप लोगों ने अब लेटेस्ट कैश फ्लो का फॉर्मेट भी देख लिया है बिल्कुल। आपको पता है ना, IS 7 का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरू होती है, पहले एक दौर में किसी कहीं और से शुरू होती थी, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। नाउ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सोल्ड अ बिल्डिंग एट अ प्रॉफिट, सोल्ड अ बिल्डिंग एट अ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एंट्री बनाता हूँ, बैंक समझ लो 50 रुपये और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फाइनली कैरिंग वैल्यू थी 30 रुपये, और तो गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ 20 का, यानी प्रॉफिट हुआ। ये कैसे ही मिसाल के तौर पे एंट्री बना रहा हूँ। अब आपको पता है जो पैसे आए, पैसे जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में एज एन इनफ्लो, और ये जो गेन ऑन डिस्पोजल है ना, गेन ऑन डिस्पोजल की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से याद करो माइनस हो जाता था, लेस हो जाता था। तो आंसर बताऊं क्या होगा, देखो, कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, सही है ये आंसर, ये है भाई। जो पैसे आए हैं, जो पैसे आए हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, और जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो लेस हो जाएगा फ्रॉम, गेन ऑन डिस्पोजल लेस हो जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होता तो वाइट बैक होता। आ जाओ, IFRS 18 आ गया, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मे अपेयर इन द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मे अपेयर इन द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी according to IFRS 18 presentation and disclosure in financial statements. Okay, now अब बताओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, सोचो अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तुमने पढ़ा है, उसमें इक्विटी के चेंजेस आते हैं, अनरियल, यस, रिवैल्यूएशन गेन आता है बिल्कुल OCI के थ्रू। भाई वैसे तो OCI जाता है इनकम स्टेटमेंट के नीचे, पहले OCI आता है, याद है, SOCI याद है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नीचे पहले OCI आता है, और फिर वहां से होते होते सोशी में भी तो जाता है ना, सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाता है, बिल्कुल जाते हैं। डिविडेंड्स पेड बिल्कुल जाते हैं, याद है, रिटेन अर्निंग में से लेस होते हैं, डिविडेंड्स पेड रिटेन अर्निंग में से लेस होते हैं, बिल्कुल जाता है। प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी ऑफ शेयर्स, यस भाई, अगर आप शेयर इशू करते हो तो शेयर इशू करने की वजह से, याद है एंट्री बैंक डेबिट, ये एंट्री बनती थी यार, याद दिलाता हूँ फिर, बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, मशहूर एंट्री यार, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो देखो ये जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम चेंज हो रहा है, ये इक्विटी चेंज हो रही है ना,
तो ये सोशी में जाता था। और प्रॉफिट फॉर द ईयर ये भी जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिल्कुल जाएगा, 101% जाएगा, 101% प्रॉफिट फॉर द ईयर जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जाके रिटेन अर्निंग में ऐड होता है, याद है। तो ये ऑल 4, ये चारों के चारों जाएंगे, चारों के चारों जाएंगे, सोच लो। वैसे मैं छोटा सा याद दहानी करा दूं, ये जो दोनों है ना, ये दोनों मिला के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनते हैं, ये दोनों पहला और चौथा मिला के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनता है। और यस, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सोशी में जाता है, बिल्कुल जाता है, लेकिन अब जो आजकल के दौर में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जाता तो है, लेकिन अलग अलग लाइन, वो अलग अलग दिखाते हैं उसको, बाकायदा अलग अलग सेपरेट दिखाते हैं। जाएगा तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जैसे हमेशा जाता था, लेकिन अब उसको वो अलग अलग बिल्कुल दिखाते हैं, प्रॉफिट अलग दिखाते हैं और रिवैल्यूएशन गेन्स अलग दिखाते हैं। ये बिल्कुल लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स में पढ़ाया गया है, लिमिटेड कंपनी में पढ़ाया गया है भाई। चलो अब आ जाओ, ये अच्छा है। बैंक रिकंसिलिएशन भी बच्चे बोलते हैं आता है काफ़ी। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा है कि जो चीज़ कैश बुक के नाम से पहले पुकारी जाती थी, अब उसका ज़्यादा फेमस नाम क्या है? बैंक जनरल लेजर अकाउंट, बैंक जनरल लेजर अकाउंट। हाँ, और बैंक स्टेटमेंट वो है जो बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं, जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो बैंक जनरल लेजर अकाउंट है, ठीक है। चलो, सिग्मास बैंक स्टेटमेंट, सिग्मास बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ 38,600। अब देखो, मैंने इसी तरह पढ़ाया उसी तरह पढ़ाऊंगा भाई। देखो याद है, दो लाइन, एक लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ बैंक होता था और यहाँ हम लिखते थे कैश बुक, कैश बुक यानी हमारी बुक, लेकिन अब कैश बुक का नाम क्या है? जनरल लेजर लिख रहा हूँ, सही है। पहले यहाँ होता था, ये पुराना नाम था इसका कैश बुक, ऐसे ही लिख देता हूँ याद दिलाने के लिए तुम्हारे लिए, सही है। अब देखो क्या गिवन है, देखो सिग्मास, इतनी साफ इंग्लिश, सिग्मास बैंक स्टेटमेंट शोज, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है ओवरड्रॉन 38,600, ये रहा 38,600, नेगेटिव में लिख रहा हूँ क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, सही है। अब देखते हैं जाना कहाँ है, चलो ये देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन व्हाट वाज द बैंक जनरल लेजर, यानी आज के दौर, पुराने दौर की कैश बुक बैलेंस बिफोर एनी एडजस्टमेंट्स, बिफोर एनी एडजस्टमेंट का मतलब ये ओरिजिनल वाला बैलेंस चाहिए उसको, ये चाहिए, ये चाहिए, सही है। तो याद है ये यू टर्न वाला सवाल होगा, पहले पूरा नीचे उतरेंगे, यू नीचे उतरेंगे, यहाँ जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, याद है, ये वाला सवाल है। चलो स्टार्ट करते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 200, याद करो बैंक चार्जेस यहाँ कैश बुक में से लेस होते थे, इधर से लेस कर रहा हूँ, चुपचाप पहले जो होना चाहिए वो कर दो, बैंक चार्जेस यहाँ से लेस होते हैं, चुपचाप लिखते रहो। लॉजमेंट्स, लॉज मीन्स डिपॉजिट करना, ये अनक्लेड चेक्स होते हैं, अनक्लेड चेक्स। तो ये वो चेक्स हैं जो कैश बुक में पीरियड के एंड से पहले रिसीव हुए हैं और कैश बुक में ऐड हो गए, लेकिन अभी तक बैंक में ऐड नहीं हुए। तो कितना है? 14,700। तो ये यूसी ऐड हो जाता था यहाँ, 14,700 नॉर्मल चुपचाप ऐड होगा। फिर अनक्लेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ये हमने पेमेंट्स की थी, पेमेंट्स एंटर्ड इन दी बैंक जनरल लेजर अकाउंट, यानी कैश बुक में। बैंक जनरल लेजर अकाउंट का मतलब आजकल के दौर में है कैश बुक। आंखें खोलो प्लीज। अनक्लेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ऑफ 2,700 एंटर्ड इन दी बैंक जनरल लेजर यानी कैश बुक एट 30 जून। तो ये क्या है बताऊं? ये असल में अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। सर आपको कैसे पता लगा? अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते थे? जो पेमेंट्स हमने की हैं और वो कैश बुक से लेस हो गई लेकिन बैंक से लेस नहीं हुई। तो यही तो कह रहा है ये कि अनक्लेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स यानी पे हुई हैं, सही है। और साफ साफ आगे लिखा हुआ है कैश बुक से 30 जून को हो गई है, 30 जून तक कैश बुक से लेस हो गई है, कैश बुक में प्रेजेंट हो गई हैं लेकिन बैंक में नहीं हुई। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो कैश बुक से लेस हो गए लेकिन बैंक से नहीं हुए। तो आप यहां से लेस करोगे यूपी, कितना है पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, चलो पढ़ लो इसको अनक्लेड वाले। नाउ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू अ सप्लायर ऑफ 4,200, असल में पेमेंट हुई थी, पैसे दिए थे। चार्ज टू द अकाउंट इन जून, अकाउंट मीन्स हमारा अकाउंट यानी कैश बुक, इन जून 2005 रिकॉर्डेड इन द बैंक जनरल लेजर एज अ रिसीट, एज अ रिसीट। सुनो भाई, बैंक जनरल लेजर का मतलब कैश बुक में एरर हुआ है,
तो असल में पेमेंट हुई थी, तो पेमेंट करोगे तो लेस होना चाहिए, आपकी कैश बुक कम होनी चाहिए थी, बैंक जनरल लेजर कम होना चाहिए था। इसने कम नहीं किया, उल्टा ऐड कर दिया। इसको लेस करना चाहिए था, इसने लेस नहीं करा, एक गलती, उल्टा ऐड कर दिया, डबल 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 गलती। तो अब डबल अमाउंट से लेस होगा, अब डबल अमाउंट से लेस होगा ना, डबल गलती की है, तो यहाँ भी लेस हो जाएगा कैश बुक से। यहाँ लेस एरर कितने का है, 42 का डबल 8400। ये मैंने नॉर्मल लिख दिया, अब रिवर्स वर्किंग करूंगा, ये नॉर्मल नॉर्मल जो जो चीज़ें जहाँ आनी चाहिए थी वो लिख दिया, नॉर्मल लिख दिया मैंने। सही है भाई, ये देखो, ये असल में एक पेमेंट थी, तो इन्होंने पेमेंट को लेस नहीं करा, उल्टा ऐड कर दिया, तो अब मैं डबल अमाउंट से लेस करूंगा। चलो अब शुरू करते हैं गेम, यहाँ से गेम शुरू होगी। ये देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से नॉर्मल नीचे उतरूंगा, ये सब पढ़ाया हुआ है, नॉर्मल नीचे उतरूंगा, नॉर्मल रूल्स। -38,600 करो, प्लस 14,700 माइनस 27,800, 51,700, ये आ गया 51,700। ठीक है, जितना बैलेंस यहाँ होगा उतना ही यहाँ आ जाएगा 51,700, याद आया। अब आप यहाँ से यूँ रिवर्स जा रहे हो, अब आप रिवर्स उल्टा चढ़ रहे हो, तो रिवर्स जा रहे हो तो रूल्स चेंज हो जाएंगे, जो चीज़ें आम हालात में लेस हो रही थी वो अब ऐड होंगी, जो ऐड हो रही थी वो लेस हो जाएंगी। तो अब देखो, ऊपर से नीचे ये दोनों लेस हो रहे थे, ये दोनों लेस हो रहे थे, तो नीचे से ऊपर ये दोनों प्लस होंगे, प्लस। चलो शुरू करते हैं। अब लिखा हुआ है -51,700 प्लस, देखो कैलकुलेटर में लिख रहा हूँ, प्लस 8400 प्लस 200, 43,100 नेगेटिव आंसर। 43,100 नेगेटिव का मतलब ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन ये आंसर है तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर है। तुमने इसी तरह पढ़ा है, मैंने स्टाइल चेंज नहीं किया, उसी स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ। 43,100 ओवरड्रॉन आंसर आ गया, देख लो भाई। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार पहले करा हुआ है, आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार पहले करा हुआ है क्लास में। ठीक है, देखें, आपको याद होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चाहिए होता है मेथड और दूसरा पॉलिसी, एक मेथड दूसरा पॉलिसी, ये बहुत बार बोला है क्लास में। ठीक है, अब देखें, यहाँ सामने देखें, द प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अकाउंट, ये प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अकाउंट गिवन है, और ये कह रहे हैं कि द कंपनीज पॉलिसीज टू चार्ज डेप्रिसिएशन 20% ऑन स्ट्रेट लाइन। क्लियर कह रहा है, ऑन स्ट्रेट लाइन का मतलब ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट। ओके, विथ प्रोपोर्शनेट, पॉलिसी कौन सी है, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, राइट, यानी मंथली बेसिस, मंथली बेसिस वाली पॉलिसी है, मंथली बेसिस वाली पॉलिसी है, मंथली बेसिस वाली पॉलिसी है। ओके, राइट। नाउ अब ऐसी सूरत हाल में जब मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था इस पे क्यूमुलेटिव चलना, डेट्स देख लेना। चलो सबसे पहले तो अकाउंटिंग पीरियड देखो, 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर X5 को एंड हो रहा है, तो 1 जनवरी X5 को स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, ओके। अब बेटा प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब ये है, जिस मंथ जितनी जितनी मशीनरी यूज़ की उतनी उतनी डेप्रिशिएट कर दो, यानी ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जितने जितने मंथ्स आपने इस एसेट को यूज़ किया उतने उतने मंथ्स डेप्रिशिएट कर दो। ठीक है, अब जरा देखो, मैं पहले एक प्लान बना देता हूँ तुम्हें। 1 जनवरी को गेम स्टार्ट हुई, अगला इवेंट कब है, 1 अप्रैल, यहाँ रुकेगी गाड़ी, फिर अप्रैल के बाद आ रहा है डायरेक्ट 30 जून, ये देखो यहाँ रुकेगी गाड़ी, फिर आ रहा है 1 सितंबर, और फिर ये ईयर एंड आ रहा है, देख लो। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5वां है। सही है, ओके, ऐसा ही है। अब देखो, मैं आपको वर्टिकल स्केच भी बना के देता हूँ पूरा, आ जाओ। देखो, सबसे पहले आ रहा है 1 जनवरी, फिर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1 अप्रैल आ रहा है, ओके, फिर आ रहा है 30 जून, 30 जून आ रहा है, फिर आ रहा है 1 सितंबर, और फाइनली आ रहा है आपके पास
31 दिसंबर, ठीक है जी। अब सिर्फ देख लेना इवेंट का नाम क्या है, प्यार से चलना, ये बिल्कुल क्लास में करी हुई चीज़ है। सबसे पहले ईयर के स्टार्टिंग का बैलेंस है 280,000, यहाँ है आपके पास 280,000 का बैलेंस। और अभी अगला इवेंट है 1 अप्रैल को, तो ये देख लो जनवरी, फेब और मार्च। देखो मार्च का मंथ एंड होने के बाद फॉरन 1 अप्रैल आता है। अप्रैल का पूरा महीना नहीं गुजरा, अप्रैल का महीना नहीं गुजरा, तो 3 महीने। तो पहले 3 महीने जनवरी, फेब, मार्च में कोई चेंज नहीं आया, तो पहले 3 महीने आपने इतना यूज़ किया, पहले 3 महीने आपने 280,000 यूज़ किया। इधर देखो लिखना शुरू कर रहा हूँ, 280,000 इंटू 20% इंटू 3/12, ये पहले 3 महीने का आपका डेप्रिसिएशन निकल आया। 280,000 इंटू 20% इंटू 3/12 ओके राइट। अब बेटा देखो अगला इवेंट, ये देखो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। अगला इवेंट क्या है, 1 अप्रैल को एडिशन, डेबिट साइड का मतलब एडिशन खरीदा है, तो 48,000 का आपने एसेट खरीदा है। 48,000 का एसेट खरीदा है, तो अल्टीमेटली आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, नहीं नई मशीन आएंगी ना, तो ऑलरेडी तुम्हारे पास 280 की 280,000 की मशीनरी थी, 48 की और ले ली, तो 280 प्लस 48 कितना होता है, ये होता है 228, नहीं 328। चलो तो तुम्हारा बैलेंस हो गया अब 328, सही है। अब देखो अप्रैल, मई और जून, क्योंकि 30 जून लिखा है, देखो अगला इवेंट 30 जून को हुआ है, तो अप्रैल, मई और जून, अगले 3 महीने आपने 3,28,000 की चीजें यूज की हैं, 3,28,000 की चीजें यूज की। आ जाए इंटू 3/12, ओके, फिर प्लस का साइन बनाओ। अब बताओ 30 जून को इवेंट क्या हुआ है, डिस्पोजल। 30 जून का इवेंट ये देख लो ना, मैंने नंबरिंग कर दी थी। 30 जून का इवेंट क्या है, डिस्पोजल। कितने का डिस्पोजल हुआ है, ये 14,000 का डिस्पोजल हुआ है, देख लो 14,000 का डिस्पोजल हुआ है। हाँ, तो डिस्पोजल का मतलब डिलीशन, माइनस होगा, कम हो जाएगी मशीनरी। तो ऑलरेडी लास्ट आपके पास 3,28,000 की मशीनरी हो गई थी। अब 3,28,000 में से 14,000 लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 314। कितना हो जाएगा, 314। अब बताओ 30 जून के बाद शुरू होगा जुलाई और अगस्त, क्योंकि 1 सितंबर को फिर नया चेंज आ रहा है, तो अगले 2 महीने, बस ये बीच में 2 महीने हैं। अगले 2 महीने जो मशीनरीज आपने यूज़ की हैं वो 3,14,000, 314,000 की यूज़ की है, इंटू 20% इंटू 2/12, ओके, फिर प्लस का साइन आया। अब फाइनली ये 1 सितंबर, फाइनली आ गया 1 सितंबर। 1 सितंबर को क्या इवेंट है, डेबिट साइड पे लिखा है, देखो ये एडिशन है, 36,000 की और एडिशन की खरीदारी की। 36,000 की एडिशन करोगे तो बैलेंस बढ़ेगा। आ जाओ, तो ऑलरेडी तुम्हारा 314 का बैलेंस था, ऑलरेडी लास्ट बैलेंस था तुम्हारा 314,000 का। कितने का था, 314,000 प्लस करोगे 36,000, तो ये 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अब बताओ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी 4 महीने तुमने 3,50,000 यूज़ किए, आखिरी 4 महीने तुमने 350,000 यूज़ किए। लो हो गया सवाल एंड, ठीक है राइट। अब देखो इन सब को ऐड कर लेना, आपका फाइनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन एक निशानी और बताता हूँ, मंथ्स गिन लो। ये 3 महीने पहले किए, फिर 3 महीने 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है। काइंडली इसको कैलकुलेट कर लें, ओके। ये आंसर आएगा 64,200 एंड समथिंग आएगा, आप कर लेना। लेकिन क्लोजेस्ट आंसर यही है, बाकी तो बहुत दूर दूर है, देख लो बाकी बहुत दूर दूर है। यही आंसर है इसका, आप लोग कैलकुलेट कर लो, अभी कर लो 64,200। वैसे राउंड ऑफ करोगे तो थोड़ा सा 203 या कुछ आएगा, लेकिन यही क्लोजेस्ट आंसर है। कर लें, देख लें एक बार। चलो आ जाओ, ये अच्छा सवाल था। इंडिकेट बाय सिलेक्टिंग द appropriate box in the table below
द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वैल्यू इन्वेंटोरी वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ये स्टेटमेंट है, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई, यहाँ लिखेंगे ठीक। द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटोरी मस्ट इंक्लूड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इस पर जरा सोचते हैं, पहले ठहर जाओ, सोचते हैं इसमें। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ओके। तो जनाब आप लोगों को याद होगा कि जब हमने IS2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन की क्लासेस आप ले चुके हो, तो उसमें याद होगा कि जब मैंने एब्जॉर्प्शन मार्जिनल वाला एरिया पढ़ाया था, थोड़ी देर के लिए पढ़ाया था, लेक्चर 3 या 4 में, तो उसमें मैंने कहा था ना कि एक एक यूनिट की अगर आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, आप खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हो, जैसे फिनिश गुड एक तो ये होता है तैयार खरीद के बेच दिया, एक है आप खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हो। तो अगर खुद प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन ओवरहेड लाजमी, चाहे वेरिएबल और फिक्स दोनों प्रोडक्शन ओवरहेड एक एक यूनिट की कॉस्ट में ऐड होंगे। तो उस हिसाब से यहाँ कोई गलत बात नहीं लिखी हुई, ठीक है। देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूडेड इन द वैल्यूइंग इन्वेंटरी शुड बी कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू द कंपनीज यस 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 नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये अल्फाज लिखे हैं, बुक में भी रीड कर लेना, बुक में क्लियर आपको नजर आएगा। IS2 की जब आप बुक रीडिंग करोगे ना, मैंने कहा भी कि जितने भी IS IFRS हैं उनकी या तो बुक रीड करो या फिर वो क्या कहते हैं स्टडी हब रीड करो, रीडिंग ज़रूरी है। तो नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये वही है, जैसे आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं पढ़ते थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे ना, OAR, ये वही चीज़ है। तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी यूज होगी। इन असेसिंग नेट रियलाइजेबल, ये भी सही है, in assessing net realizable value inventory items must be considered separately G or in groups of similar items yes, not by taking the inventory value as a whole। very good। अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट A है, एक B है, एक C है, सवाल करा चुका हूँ, तो अब A को अलग लेके चलना, B को अलग, C को अलग। A के अगर 500 यूनिट्स है, सही है, एक सेम यूनिट्स है ना, तो क्लब कर दो। C के 300 यूनिट है, क्लब कर दो, इसके 200 यूनिट है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि A B C की सबकी कॉस्ट एक साथ मिला दी पहले, फिर सबकी NR भी मिला ली और टोटल पे आपने जाके लोअर ऑफ कर लिया। नहीं, अलग अलग सबके लोअर ऑफ चेक करने हैं। ये सवाल आपने किया, फिर बोल रहा हूं भाई, A B और C अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो अब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी सिमिलैरिटी में ग्रुप तो बन सकते हैं। ए का अपना ग्रुप बन गया, A के सारे यूनिट्स एक साथ मिला दिए, B के अपने मिला दिए, C के अपने मिला दिए। लेकिन ये नहीं कर सकते कि A B C को मिला दिए और सबकी टोटल कॉस्ट एक साथ लिखी और फिर टोटल NR भी एक साथ लिख के लोअर एंड में एक बार लोअर कर लिया। नहीं, एंड में एक बार लोअर नहीं करना, हर प्रोडक्ट का अपना अपना लोअर ऑफ चेक होगा, हर प्रोडक्ट का अपना अपना लोअर ऑफ चेक होगा। ऐसा कुछ सवाल भी क्लास में कराया हुआ, देख लेना जाके, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में शायद ABC के नाम से ही करवाया था। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, देख लो, ये अच्छा था, अच्छा थ्योरी का क्वेश्चन था, जबरदस्त सवाल था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following events, IS10 आ गया, reporting period would normally be qualify as adjusting event according to IS10, according to IAS10। सुनो, the bankruptcy of a credit customer with a balance, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, outstanding at the year end of the reporting period। सुनो बेटा, अगर ये है आपका 31 दिसंबर 2026 फॉर एग्जांपल, और ये आपकी साइन ऑफ डेट है 31 मार्च 2027, सही है। अब आपको डिसाइड करना है, ये आपका ईयर एंड है 31। ये आपको पता है ना IS10 किन इवेंट्स में डील करता है। IS10 उन इवेंट्स में डील करता है जो ईयर एंड के बाद हो और साइन ऑफ से पहले हो, ईयर एंड के बाद हो और साइन ऑफ से पहले हो, ठीक है। तो अब आप जरा मुझे सोच के बताइएगा कि अगर ईयर एंड पर एक डेटर मौजूद है, उसने खुद लिखा है आप विद अ बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ ईयर एंड पे डेटर मौजूद है, तो डेटर का ईयर एंड पे मौजूद होना, डेटर का ईयर एंड पे मौजूद होना मींस क्रेडिट रिस्क मौजूद है। डेटर का मतलब ही क्रेडिट रिस्क है भाई, डेटर जहां आया वहां क्रेडिट रिस्क आ गया। तो इसका मतलब ईयर एंड पर भागने की कंडीशन मौजूद थी और फिर वही इवेंट हुआ कि बंदा बैड डेट हो गया। तो ये बहुत मशहूर एग्जाम्पल थी, जो लेक्चर मैंने आपको दिया था ये उसकी पहली एग्जाम्पल थी बेटा, इसकी पहली एग्जाम्पल थी कि अगर ईयर एंड पर आउटस्टैंडिंग डेटर मौजूद है, अगर ईयर एंड पर आउटस्टैंडिंग डेटर मौजूद है तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, और वो ईयर एंड के बाद राइट ऑफ हो गया हो तो उसको ईयर एंड पर एडजस्ट करोगे, एडजस्टिंग इवेंट है। तो यस, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट।
अ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इसको मैंने क्लास में लिखवाया भी था। अ सडन फॉल इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट एसेट, ईयर एंड के बाद अचानक से स्टॉक मार्केट गिर गई या आपके एसेट की वैल्यू गिर गई या एक्सीडेंट हो गया, ये सब नॉन एडजस्टिंग है, इनकी कोई एविडेंस ईयर एंड पे मौजूद नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। द डिक्लेरेशन ऑफ, यस, ईयर एंड के बाद अगर ऑर्डिनरी डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, ईयर एंड के बाद अगर ऑर्डिनरी डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये भी नॉन एडजस्टिंग है भाई, सही है। अब दी डिटर्म, ये बहुत मशहूर, ये एक मशहूर किस्सा है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, वेरी गुड। सुनो बेटा, ये आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, आपने ईयर एंड से पहले एसेट बाय कर लिया, आपने ईयर एंड से पहले एसेट बाय कर लिया, यानी इसका मतलब उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड आप पे ट्रांसफर हो गए, तो अब आप एसेट तो रिकग्नाइज करोगे ना, लाजमी करोगे, ईयर एंड से पहले बाय किया। लेकिन ईयर एंड पर कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि उसकी कॉस्ट, मार्केट कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ दिनों के लिए क्लोज हो गई, तो आपके पास उसकी वैल्यूएशन नहीं आ रही थी ईयर एंड पे, और फिर ईयर एंड के बाद वो वैल्यूएशन मिली, ईयर एंड के बाद वो वैल्यूएशन मिली, तो बेशक सुनो क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट आफ्टर द ईयर एंड, यानी एसेट बाय किया था ईयर एंड से पहले, एसेट बाय किया था ईयर एंड से पहले, लेकिन उसकी कॉस्ट डिटरमिन हुई ईयर एंड के बाद बाय एनी प्रैक्टिकल रीजन, तो भाई ईयर एंड पर उस एसेट के बाय करने की कंडीशन मौजूद है ना, ईयर एंड पर रिस्क एंड रिवॉर्ड आप पे ट्रांसफर हो गए ना, तो आप इस एसेट को ईयर एंड पर जो टोटल वैल्यू अब निकलेगी ना उसी पे रिकग्नाइज करोगे, बेशक वो बाद में निकली है, सही है। तो ये भी एडजस्टिंग इवेंट है, पढ़ो इसको। द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज बिफोर, असल में एसेट खरीदा कब गया था, बिफोर द ईयर एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, तो जब एसेट ईयर एंड से पहले खरीदा गया है और बाय एनी रीजन उसकी वैल्यूएशन ईयर एंड के बाद सही पता लगी है, तो है तो लास्ट ईयर का ही एसेट ना, तो उसको लास्ट ईयर ही एडजस्ट कर देंगे। तो 1 and 4 इज द आंसर, 1 and 4 इज द आंसर, ये आंसर। चलो अब ये अच्छा है, ये एक नया टॉपिक है, मैंने इसकी क्लास भी डाली हुई है, सप्लायर रिकंसिलेशन, अगर तुम्हें याद हो सप्लायर रिकंसिलेशन का नया टॉपिक है, ये कुछ सालों पहले ऐड हुआ है। ऑर्डन रिसीव्ड ए स्टेटमेंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स सप्लायर्स एल्टा शोइंग अ बैलेंस ड्यू 3980। देखो सप्लायर रिकंसिलेशन में क्या होता था, देखो मैं एक बायर हूँ, मैं खरीदार हूँ, और सामने वाला बंदा सेलर है, मेरा सप्लायर है, तो पीरियड के एंड पर मैं अपने सप्लायर को बोलूँगा कि भाई आप अपनी स्टेटमेंट तो भेजो, क्योंकि सप्लायर की बुक्स, सप्लायर सेलर है तो वो रिसीवेबल का अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा, और मैं बायर हूँ तो मैं क्रेडिटर का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, तो बेटा जितना उसका रिसीवेबल होना चाहिए उतना ही मेरा पेएबल होना चाहिए, जितना उसका रिसीवेबल होना चाहिए उतना ही मेरा पेएबल होना चाहिए, उतना ही मेरा पेएबल भी होना चाहिए, उतना ही मेरा पेएबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता और फर्क होते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, कह रहा है कि एल्टा, ये इसका हमारा सप्लाई, हमारा नाम है ऑर्डर, बेटा हम लोग बायर हैं, देखो एक मिनट, हम लोग बायर हैं और वो लोग कौन है, एल्टा जो है वो सेलर है, सप्लायर है, ठीक है। एल्टा से हमने स्टेटमेंट मंगाई, उसकी स्टेटमेंट में बैलेंस था 3980, इधर लिखता हूँ एल्टा यानी सप्लायर, उसका बैलेंस था 3980, सिर्फ दिमाग यूज करोगे तो हो जाएगा, मैं ऐसे ही रफली करा दूंगा। और हम लोग का नाम क्या था, ऑर्डर यानी बायर, हमारा बैलेंस कितना है 230, देखा ये रहा। द अमाउंट ड्यू अकॉर्डिंग टू द पेएबल लेजर अकाउंट ऑफ एल्टा इज 230, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा फर्क है, अब ये एक एक करके चीजें बताएगा कि भाई ये चीजें सही कर लो। नंबर 1, अ चेक सेंड बाय ऑर्डर, यानी हम लोग हैं ऑर्डर, फॉर 270 हैज नॉट बीन अलाउड फॉर एन एल्टाज स्टेटमेंट। देखो मैं बायर हूं, मैंने पेमेंट का चेक बना के भिजवाया, तो जब मैंने पेमेंट का चेक बना के भिजवाया हो तो मैंने तो अपनी लाइबिलिटी कम कर दी होगी, मैं बायर हूं, मेरी बुक्स में लाइबिलिटी का अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो मैंने जब पेमेंट का चेक बना के भिजवाया होगा तो मैंने तो अपनी लाइबिलिटी कम कर दी होगी ना, मैंने अपनी लाइबिलिटी कम कर दी होगी ना, तो मैंने तो कम कर दी। लेकिन वो जो सेलर है ना, उसके पास वो चेक रिसीव हो और वो उसको एंटर करना भूल गया, यानी सेलर हमेशा डेटर का अकाउंट मेंटेन करता है, तो डेटर के पास जब पैसे आते हैं तो डेटर अपना बैलेंस कम कर देता है ना, तो वो उसको कम करना भूल गया। देखो लिखा हुआ है हैज़ नॉट बीन अलाउड इन फॉर एल्टाज स्टेटमेंट, तो अब देखो मैं इसकी स्टेटमेंट में से लेस कर दूंगा, इसकी स्टेटमेंट में से लेस कर दूंगा, मैंने टी अकाउंट नहीं बनाया, सिर्फ दिमाग से चल रहा हूँ, दिमाग से सोचो। रिसीवेबल, भाई वो सेलर, हमने तो चेक भेजा, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया, ऑर्डर ने तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन एल्टा ने या तो रिसीव ही नहीं किया
या रिसीव किया तो उसको लेस नहीं किया, कम नहीं किया अपने डेटर को, तो अब हम डेटर को कम कर देंगे बिल्कुल। नाउ एल्टा हैज नॉट अलाउड फॉर गुड्स रिटर्न बाय ऑर्डर 180, सही है। देखा भाई क्या हुआ, ऑर्डर ने कुछ गुड्स वापस की, ऑर्डर ने कुछ गुड्स वापस की, तो ऑर्डर के लिए परचेज रिटर्न थी, ऑर्डर के लिए परचेज रिटर्न थी, उसने तो एंट्री बना ली। लेकिन एल्टा ने अभी तक उसकी सेल, एल्टा के पास गुड्स आई ना, तो उसने अभी तक सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं बनाई। तो अब जब एल्टा सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाएगा तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, तो डेटर कम कर देगा ना, ये अपने डेटर को कम कर देगा, कितने से, 180 से अपने डेटर को कम कर देगा। अब ऑर्डर मेड अ कॉन्ट्रा एंट्री reducing the amount due by to Alta by 3200। ऑर्डर ने तो एंट्री बना ली, फॉर अ बैलेंस ड्यू फ्रॉम Alta इन ऑर्डर्स रिसीवेबल लेजर, नो सच एंट्री हैज बीन मेड इन Alta's records। सही है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री समझते हो ना, कॉन्ट्रा एंट्री में एक एंड से अपने पेबल को कम करते हैं, एक एंड से रिसीवेबल को कम करते हैं, सही है। तो अब ये कह रहे हैं ऑर्डर ने, पढ़ो, ऑर्डर मेड अ कॉन्ट्रा एंट्री रिड्यूसिंग द अमाउंट ड्यू बाय अल्टा फॉर अ बैलेंस ड्यू, यानी कॉन्ट्रा एंट्री उन्होंने तो बना ली ऑर्डर ने, लेकिन एल्टा ने नहीं बनाई। तो यार याद करो भाई, पढ़े लिखे हो यार, अगर एल्टा इज द सेलर, सेलर की बुक्स में रिसीवेबल का अकाउंट होता है, सेलर की किताब में रिसीवेबल का अकाउंट होता है, सेलर की किताब में क्या होता है, रिसीवेबल का अकाउंट होता है, हाँ। और रिसीवेबल के अकाउंट में याद करो, मैंने खुद पढ़ाया कि कॉन्ट्रा की एंट्री सेट ऑफ की एंट्री यहाँ आती है, यानी कॉमन सेंस से सोचो, एल्टा इज सेलर, सेलर की बुक्स में रिसीवेबल का अकाउंट बनता है, और सेट ऑफ की एंट्री की वजह से, सेट ऑफ की एंट्री की वजह से आपका रिसीवेबल कम हो जाता है, आपका रिसीवेबल कम हो जाता है, आपका रिसीवेबल कम हो जाता है। तो ये कम करना भूल गया है, आ जाओ कम कर लेते हैं, ये लोग कितने से, 3200। अब देखो आप तीनों चीज़ों को कर दिया। अब वो फाइनल रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़ो, सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द रिमेनिंग डिफरेंस बिटवीन द टू कंपनीज रिकॉर्ड्स आफ्टर एडजस्टिंग ऑफ दीज आइटम्स। चलो ज़रा आंसर निकालते हैं। 3980 में से तीनों लेस करो, ये आएगा 330, ये 330 और वो कितना है 230, कितना फर्क रह गया रिमेनिंग। अब इन सब को करने के बाद अब जो डिफरेंस रह गया वो 100 रुपये का रह गया, तो आंसर इज 100। इन सब को करने के बाद अब 100 रुपये का डिफरेंस रह गया है, तो आंसर इज 100, आंसर इज 100। आंसर इज 100। ओके, दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल था। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरर्स एंड सस्पेंस, बार बार आता है एरर्स एंड सस्पेंस, याद रखना क्या है एरर्स एंड सस्पेंस, सुनो। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली अपनी सोशल मीडिया पे भी एक बड़ी अच्छी वीडियो डाली थी, शायद आप लोगों ने देखी हो नहीं देखी हो। देखो, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एरर्स एंड सस्पेंस का पूरा निचोड़ एक लाइन है, एक दो लाइन है क्या। लेट अस से मैं आपको देने का था डॉलर, मैं आप लोगों को देने का था डॉलर, मैंने आपको, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं ना, तो जो काम करना चाहिए था, बल्कि और मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनो खैर, मैं आपको लेटेस्ट से डॉलर्स देने का था, मैंने गलती से आपको पाउंड दे दिए, तो अब क्या करूँगा, जो पाउंड्स गलती से दे दिए वो वापस ले लूँगा, और जो डॉलर देना चाहिए था नहीं दिया वो अब दे दूंगा। बस पूरे एरर्स की दुनिया का यही रुबाब है। मैं बोल रहा हूँ, समरी सुनो, जो काम करना चाहिए था नहीं किया वो अब कर लो, और जो गलत कर लिया उसको उल्टा कर दो। बस यही एरर का, पूरे एरर का सेंट्रल आइडिया, पूरा एरर का टॉपिक इसके गिर्द गिर्द घूमता रहता है, इसके इर्द गिर्द घूम, यही डायलॉग है जितने भी सवाल करो। चलो आगे करते हैं। अ कंपनीज trial balance failed to agree and a suspense account was opened for the difference. Subsequent checking revealed that the sales return of 130 had been credited to the purchase return account. ठीक है जी, ये पहली गलती है। आगे दूसरी बात मैं पढ़ता हूँ, चलो यहाँ देखो, मैं पूरा बच्चों की तरह समझाता हूँ। देखो, सेल्स रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ये बननी चाहिए थी
सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये पता है ना। इसको यूँ सोचो, सेल्स हमारी इनकम होती है, मैं बच्चों की तरह याद दिलाता हूँ, सेल्स हमारी इनकम होती है तो सेल रिटर्न एक्सपेंस होगा, तो सेल रिटर्न नामी एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी। अब आप ये अभी तक जो 1.5 लाइन यहाँ तक पढ़ी है ना, यहाँ तक सुनो, उसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हो, उसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हो कि कहीं भी डेटर के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा वो डेटर के बारे में खामोश है, साइलेंट है। तो मैंने आपको सिखाया था कि एरर्स की दुनिया का ये उसूल है कि अगर किसी चीज़ के बारे में एग्जामिनर चुप है, वो चीज़ बिल्कुल सही है, वो चीज़ बिल्कुल सही है। ओके, तो इसका मतलब डेटर तो बिल्कुल सही है, तो डेटर को जो करना चाहिए था वही किया, 130। लेकिन हाँ, अब ये कह रहा है कि बजाय परचेज सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, हाँ। अब आप मुझे बताएं जो एंट्री इसने बनाई उसमें सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट हुआ है, डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट ही क्रेडिट हुआ है, डेबिट। तो जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट होगा, और टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, और वहाँ आता है जहाँ कमी होती है। ठीक है, अब मैं सस्पेंस को क्लोज करके दिखाता हूँ, इधर देखो, यहाँ देखो, ऊपर भी डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था, नीचे भी डेटर क्रेडिट हुआ है, डेटर में कोई गलती नहीं है, डेटर में कोई गलती नहीं है। अच्छा, ओरिजिनली मुझे सेल्स रिटर्न को एक बार डेबिट करना चाहिए था, ओरिजिनली मुझे सेल्स रिटर्न को एक बार डेबिट करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, आप कर लूँ। अब लो भाई, सेल्स रिटर्न को एक बार डेबिट कर दिया, 130। ओके, अच्छा बेटा, ये जो परचेज रिटर्न था इसको मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती से ज़बरदस्ती एक बार क्रेडिट कर दिया, परचेज रिटर्न को गलती से ज़बरदस्ती एक बार क्रेडिट कर दिया। तो अब सही करने के लिए परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अब बताओ दुनिया में क्यों आए, दुनिया में सस्पेंस को ख़त्म करने आए, तो सस्पेंस जहाँ खुला हुआ है वहाँ दूसरी साइड पे ख़त्म कर। ठीक है, ये पहली करेक्टिंग एंट्री मैंने आपके सामने बना दी है, पहली करेक्टिंग एंट्री मैंने आपके सामने बना दी है, देख लो। ये रहा एक आंसर, एक आंसर ये रहा। अब आ जाओ, एन एंट्री ऑन दी, अब दूसरा एरर, एन एंट्री ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक जनरल लेजर अकाउंट, यानी कैश बुक की क्रेडिट, बैंक जनरल लेजर का मतलब बैंक अकाउंट जो हम लोग बैंक मेंटेन करते हैं, यानी कैश बुक, कैश बुक को क्रेडिट कर दिया फॉर द परचेज ऑफ सम मशीनरी हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड, देख लो एक बार, देखो, आप कोई प्लांट खरीदने जाते हो तो एंट्री बनती है प्लांट डेबिट 18,000 और बैंक क्रेडिट 18,000, पैसे दिए ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैंने बैंक को तो क्रेडिट कर दिया, बैंक को तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन सामने कुछ भी डेबिट नहीं किया, सामने कुछ भी डेबिट नहीं किया। तो अब आप मुझे बताओ क्या दोनों साइड सेम है, जो इसने एंट्री बनाई उसमें दोनों साइड सेम नहीं है, जब दोनों साइड सेम नहीं है तो टीबी आउट, टीबी आउट, और टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है, और वहां आता है जहां कमी होती है। चलो अब तीसरी एंट्री बनाओ, आ जाओ। ऊपर वाली बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, ऊपर भी बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी बैंक क्रेडिट हुआ है, बैंक में कोई गलती नहीं है। ओरिजिनली क्या डेबिट करना चाहिए था, प्लांट, मैंने नहीं किया, आप कर लूँ। और मैंने गलती से यानी दुनिया में क्यों आए, सस्पेंस को ख़त्म करने, ये लो, ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है। तो एक और आंसर आएगा, ये रहा, ये रहा। तो 2 and 4 इज द आंसर, 2 and 4 इज द आंसर, थोड़ा सा देख लें, 2 and 4 इज द आंसर।
ओके, A company's draft financial statement for 2005 showed a profit of 630,000. ड्राफ्ट का मतलब अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अच्छा सवाल है बहुत. However, the trial balance did not agree and a suspense account appeared in the company's draft statement of financial position. ये सारे एरर्स थे. नंबर वन, the cost of an item of plant 48,000 had been entered in the bank general ledger account and in the plant register had been entered in the bank general ledger account and in the plant register as 4800. भाई अगर आप 48,000 को 4800 ही रिकॉर्ड कर लोगे दोनों साइड पे तो टीबी आउट नहीं होगा. अगर एक ही गलती दोनों साइड पे करी तो टीबी आउट नहीं होगा, टीबी आउट नहीं होगा. ओके राइट. डेप्रिसिएशन एट दी रेट 10% पर ईयर 480. हाँ ये गलती है भाई, जब उसने प्लांट की वैल्यू कम रिकॉर्ड की तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कम रिकॉर्ड हुई है, लेकिन इसका ताल्लुक प्रॉफिट से है. जब प्रॉफिट वाला ये रिक्वायरमेंट आएगी ना 16, देख लो नीचे 16 की रिक्वायरमेंट मैं इसको लूँगा, अभी नहीं ले रहा भाई. इसकी वजह से कोई सस्पेंस नहीं आएगा, क्यों भाई? इसको 48,000 की एंट्री बनानी चाहिए थी, इसने दोनों साइड पे 4800 करा, तो दोनों साइड सेम है ना, दोनों साइड सेम है. यानी इट्स लाइक एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, it's like error of original entry. Now, bank charges 440 appeared in the bank statement in December X5 but had not been entered in the company's records. कंपनी के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, यानी बैंक चार्जेस को सिरे से रिकॉर्ड ही नहीं किया हमारी बुक में. बैंक स्टेटमेंट में तो है, जो हमारी अपनी कैश बुक होती थी याद है, जो बैंक लेजर अकाउंट के नाम से, तो हमने इसकी एंट्री बनाना ही भूल गए. तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन. और हाँ, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होता, तो इसमें भी सस्पेंस नहीं आएगा. लेकिन हाँ, ये भी एक खर्चा है, बैंक चार्जेस एक खर्चा है, ये प्रॉफिट को हिट करेगा. बैंक चार्जेस एक खर्चा है, ये प्रॉफिट को हिट करेगा. ओके, देन उसके बाद वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पेड $800 ड्यू टू सप्लायर इन द कंपनीज पेबल लेजर बाय पर्सनल चेक. भाई कंपनी के एक डायरेक्टर ने कंपनी का उधार पे कर दिया, The bookkeeper recorded the debit to supplier ledger account but did not complete. देखा, आधी एंट्री बनाई आधी नहीं बनाई, इसमें आएगा सस्पेंस, इसमें आएगा लाजमी. यानी एक बात सुनो, यहाँ सोचो भाई, कंपनी की लायबिलिटी तो उसने कम कर दी, पेएबल डेबिट कर दिया, क्योंकि डायरेक्टर ने पे कर दिया अपनी जेब से, पे कर दिया, तो कंपनी की लायबिलिटी तो कम हो गई. लेकिन असूलन सामने भी तो कुछ क्रेडिट होना चाहिए था ना. अब कंपनी डायरेक्टर को भी तो पे करेगी ना, तो ये डायरेक्टर का लोन क्रेडिट होना चाहिए था, ये नहीं हुआ. तो बेटा जब आपने ये नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि आधी एंट्री बनाई और आधी नहीं बनाई, तो जब आधी एंट्री बनाई और आधी नहीं बनाई तो देखो दोनों साइड सेम नहीं होगी, और टीबी आउट हो जाएगा, तो सस्पेंस आएगा, इसमें आएगा. पॉइंट नंबर 3 में. अच्छा, सही करके नहीं दिखाना, सस्पेंस की करेक्टिंग एंट्री पर सिर्फ जो पूछा हो जवाब दो, ये एग्जाम का उसूल है. इसने बोला सस्पेंस आएगा, मैंने कहा हाँ आएगा इधर. देन द पेमेंट साइड ऑफ द बैंक जनरल लेजर अकाउंट हैड बीन अंडर स्टेटेड बाय 10,000. जी बिल्कुल, इधर देखो, अगर मैं टी अकाउंट भी बनाता हूँ ना, ये रहा एक टी अकाउंट बनाता हूँ, तो इसने कहा कि मैंने सिर्फ ये बैंक का टी अकाउंट बनाया, यानी जो हमारी कैश बुक का, और इस एक साइड को कम कर दिया, तो अल्टीमेटली ये क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो गया होगा. जब आपने इस एक साइड को चेंज किया होगा तो क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो गया होगा, और क्लोजिंग बैलेंस बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस की समझ लो डेबिट साइड पे जाता है. अगर बैंक हमारा एसेट है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे जाएगा, तो जब ये क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड कम होगी ना, तो एक साइड को हिलाओगे तो टीबी आउट हो जाएगा, लाजमी टीबी आउट होगा, और टीबी आउट होता है तो सस्पेंस आता है. और एक बार समझाता हूँ, चलो. द पेमेंट साइड ऑफ द बैंक जनरल लेजर अकाउंट का मतलब आजकल के दौर में अब कैश बुक का ये नया नाम है. हाँ, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड को आप छेड़ोगे,
कैश बुक की एक साइड को छेड़ोगे तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस बैंक का चेंज हो जाएगा, और वही बैंक का बैलेंस जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस की अंदर बैंक का बैलेंस जैसे ही हिलेगा, सिर्फ बैंक का बैलेंस, तो एक साइड हिलेगी ना, और एक साइड हिलेगी तो टीबी आउट हो जाएगा। तो 3 और 4 की वजह से ये आंसर, 3 और 4 की वजह से ये 3 एंड 4 जो है ना, ये आपका वो है इसका आंसर। इन दोनों में सस्पेंस आएगा। ओके, अब आ जाओ प्रॉफिट सही करते हैं। व्हाट विल बी द कंपनीज प्रॉफिट? देखो याद रखना, प्रॉफिट का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से, प्रॉफिट का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है। तो भाई अनएडजस्टेड प्रॉफिट 630 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना है? 630,000 है। अब बताओ, देखो पहले वाला, पहले वाले को आंखें खोल के देखो, 48,000 कैसेट को तुमने 4800 लिखा, तो तुम्हें उसूलन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए थी। 48,000 का 10% कितना होता है? 4800। लेकिन तुमने सिर्फ डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट की? 480 की। तो तुमने ज़रा सोचो, तुम्हें 4800 की ये वाली डेप्रिसिएशन बुक करनी चाहिए थी। तुम्हें 4800 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, तुमने सिर्फ 480 का बुक किया, तो तुमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम कर दिया ना। तो जब तुमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कम कर दिया होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो अब दोबारा प्रॉफिट को गिराओगे। चलो इन दोनों का डिफरेंस ले लो और गिरा दो, 4800 माइनस 480, 4320। 4320 से आप ये कितना था? 106, 4320 लेस, अंडर डेप्रिसिएशन कर दिया, कम डेप्रिसिएशन किया था ना, तो इसको सही करा। और फिर एक और गलती थी, बैंक चार्जेस, याद है? वो बैंक चार्जेस को भी रिकॉर्ड करना भूल गया था, बैंक चार्जेस को भी रिकॉर्ड करना भूल गया था। देख लेते हैं कितना था। बैंक चार्जेस था 440, और बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। बस ये दो ही हैं, बस ये दो ही हैं। बच्चे ने कहा बाकी तीन, बाकी 3 and 4, बाकी 3 and 4, बाकी 3 and 4 क्या हमारे उसको हिट नहीं करेंगे इनकम स्टेटमेंट को? नहीं। 3 का ताल्लुक लाइबिलिटी से, 3 में पेबल का मसला था, तो लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाती है, लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाती है, लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाती है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इसका कोई ताल्लुक उससे नहीं है, इसका इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं है। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 में हमने बैंक नामी एसेट को छेड़ा है, बैंक नामी एसेट को छेड़ा है, तो इसका भी इनकम स्टेटमेंट से कोई लिंक नहीं है। ओके, तो बताओ आंसर कितना आया? ओके, ओके, नाउ indicate by selecting the appropriate box in the table below। आ जाओ। A company might make a right issue if it wish to raise, yes,
इट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। राइट इशू से नया पैसा आता है, बेशक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आता है, बट इट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, और नया आपका कैपिटल बढ़ता है, बिल्कुल मालिकों की तरफ से पैसा आता है। देन अ राइट इशू माइट इंक्रीज द शेयर प्रीमियम अकाउंट वेर एज बोनस इशू, यस बिल्कुल सही है। राइट इशू की वजह से, राइट इशू की एंट्री के अंदर बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है, नहीं शेयर प्रीमियम बढ़ता है, जबकि बोनस इशू की वजह से शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा होता है, तो शेयर प्रीमियम कम होता है। सही बात है ये। अ इशू ऑफ बोनस शेयर विल जेन नो नेवर, ये इसका इनकरेक्ट है ये। बोनस इशूज या फ्री इशूज में पैसे नहीं होते। अ राइट इशू विल ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डर वेर एज, ये भी गलत है भाई। चाहे राइट इशू हो या बोनस इशू हो, नए शेयर इशू होते हैं। चाहे राइट इशू हो या बोनस इशू हो, नए शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो दोनों में बढ़ते हैं, दोनों में बढ़ते हैं भाई। तो ये बात गलत है, पॉइंट नंबर डी गलत है। चलो अब आ गया आपका बैंक बैंक रिकंसिलेशन, याद है क्या लिखा हुआ है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। एक मिनट, याद है तुम लोग यूं करते थे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये बैंक स्टेटमेंट होती थी, ये कैश बुक होती थी यहाँ, जो कि अब बैंक जनरल लेजर है। चलो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 38640 ओवरड्रॉन, नेगेटिव में लिख रहा हूँ 38640 ओवरड्रॉन, देख लो भाई 38640 ओवरड्रॉन। अब एड लॉजमेंट्स नॉट क्रेडिटेड, तो ये अनक्लियर्ड चेक से यूसी है, तो हाँ यूसी हम सिंपल डायरेक्ट ऐड करते थे, ऐड यूसी 19270। लेकिन एक बात बोलूँ, ऑलरेडी ऊपर नेगेटिव नंबर है, ऑलरेडी ऊपर नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव प्लस कैंसिल ही हो रहे होंगे, लेकिन लिखेंगे ये पॉजिटिव ही। वो मैं आपको मैथ्स करा देता हूँ। फिर कह रहा है अनप्रेजेंटेड चेक्स, हाँ वो लेस होगा, लेस यूपी कितना है, चलो जिस तरह मैंने लिखा ना। अब ये कह रहा है what should be the final bank general balance when all the above items have been, यानी ये करेक्टेड बैलेंस, नीचे वाला सही बैलेंस चाहिए इसको ये। चलो कर लेते हैं, आगे कैलकुलेटर में लिखो, बिल्कुल -38640 से शुरू होगा, और फिर एक और चीज लेस होगी 14260, कर लो आप लोग भी। 33630 नेगेटिव ओवरड्रॉन, ये आंसर है। नेक्स्ट, इसके बाद ऑन 1 जनवरी X5 द कंपनी परचेज सम प्लांट कॉस्ट, ये मैंने क्लास में पहले कराया हुआ अभी शायद। कॉस्ट ऑफ प्लांट ये रही, कॉस्ट ऑफ द एसेट का पैकेट बनाना याद है आप लोग? कॉस्ट डिलीवरी बिल्कुल ऐड होती है, डिलीवरी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के, जिसके बगैर एसेट आप तक पहुंच ही नहीं सकता, जिसके बगैर एसेट आप तक नहीं पहुंच सकता। 1 ईयर वारंटी नहीं, ये नहीं लेंगे 1 ईयर वारंटी, क्यों? इसके बगैर भी, इस 1 ईयर वारंटी के बगैर भी आपका एसेट ऑन हो जाएगा, आपका एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मॉडिफिकेशन टू द फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्टिंग 20 वर नेसेसरी, देखा नेसेसरी टू इनेबल द प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड, यस ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। तो 48,000 प्लस 400 प्लस 2200, 48,000 प्लस 400, 48,400 प्लस 20, ये आएगा आंसर 50,600। 50,600 इज योर आंसर, ये पहले मैंने कहीं कराया हुआ है क्लास में। ओके, a business had an opening inventory
ऑफ 180,000 एज अ क्लोजिंग इन्वेंटोरी ऑफ 220,000 इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वो चीज़ें जो मैंने इन्वेंटोरी वैल्यूएशन की क्लास में कुछ एंट्रीज सिखाई थी एंड में, ये वो एंट्रीज हैं। प्लीज़ कह रहे हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ दीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिगर्स आर मेड विद कंप्लीटिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ, बिल्कुल याद दिलाता हूँ। चलो ये तो देख लो, छोड़ो। देखो ये आपका ट्रायल बैलेंस है। सबसे पहले सुनो, ट्रायल बैलेंस की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सुनना भाई, सीख जाओगे पूरा। ये जो भी भूल गया है ना वो भी सीख लो। ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ रहा होता है, यहाँ ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता है परचेजेस। सुनना, डेबिट साइड पे। अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक, याद करो, ऐड परचेजेस, परचेज ऐड होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और लेस हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, लेस ठीक है। ये नीचे बनता है आपका ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जरा मेरी तरफ देख के सुनिए, यहाँ देख के सुनना। सुनो, सबसे पहले मैं ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बना रहा हूँ, ट्रांसफर एंट्री आई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, इससे पहले कि आगे पढ़ूँ, याद रखना कॉस्ट ऑफ सेल के नाम का पहला वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल के नाम का पहला वर्ड क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब ही खर्चा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी खर्चे की तरह की चीज़ है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो आप सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। याद रखना इस बात को। अब देखो, आपके पास ये ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल नहीं बिका। पिछले साल, तो इसका मतलब इस साल बिकेगा ना। तो जब इस साल बिकेगा, वर्ड सुने, इस साल बिकेगा, तो जो भी चीज इस साल बिकती है इस साल, वो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाती है। तो ये यहां से ट्रांसफर होकर देखो सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में जा रहा है, और देखो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल में जाके ऐड होता है, बचपन से पढ़ लो। तो कॉस्ट ऑफ सेल अल्टीमेटली आपकी बढ़ेगी। तो एंट्री क्या बनेगी? ये देखो, ये बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और खुद ओपनिंग स्टॉक वहां ट्रांसफर हो गया तो ओपनिंग स्टॉक अब क्रेडिट हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट। ये इसकी एंट्री है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट, ठीक है। ये पहली एंट्री रिवाइज हो गई। अब आते हैं परचेजेस पे। बेटा परचेजेस का मतलब इन्वेंटोरी, गुड्स की परचेजेस। बताओ गुड्स हम क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए। गुड्स क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए। तो जो गुड्स खरीदी हैं वो बेचेंगे ना। तो परचेजेस भी अल्टीमेटली जब बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये देखो, ये भी जाके कॉस्ट ऑफ सेल में बेटा देख लो ऐड होती है, ऐड होती है। तो जब ये भी ऐड होती है तो ये कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगी ना, कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगी ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। और देखो ये परचेजेस खुद ट्रांसफर होकर कॉस्ट ऑफ सेल में चलेगी तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी। तो अकलमंद के लिए इशारा काफी है। देखो पहली दोनों एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम है, यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की एंट्री ऑलमोस्ट सेम है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की एंट्री ऑलमोस्ट सेम है। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे बात करते हैं। सुनो, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब पता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ईयर एंड का अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो ईयर एंड पे नहीं बिका। तो क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड पे फिजिकली काउंट होता है, फिजिकली काउंट होता है। तो फिजिकली काउंट होकर हम ईयर एंड पे उसको जिंदा करते हैं, नहीं हमारा ईयर एंड का एसेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब हमारा ईयर एंड का एसेट है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ईयर एंड पे डेबिट करेंगे बिकॉज इट्स योर एसेट। और इधर देखो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स से लेस हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के फॉर्मूले से लेस हो रहा है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर देगा। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर देगा। तो सोचो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती है तो डेबिट, तो कम होगी तो क्रेडिट होगी। तो ये तीनों बड़ी मशहूर ज़माना एंट्रीज हैं, ये तीनों बड़ी मशहूर ज़माना एंट्रीज हैं, जिसमें से ये 1 और ये 2, पहली और तीसरी एंट्री इस सवाल में पूछी है। पहली और तीसरी एंट्री इस सवाल में पूछी गई है। हाँ, इवन सस्पेंस के चैप्टर में मैंने एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आ भी चुकी है। सस्पेंस के जब एमसीक्यूज करा रहा था ना, उसमें क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री मुझे पूरा याद है, कराई हुई है। सही है।
तो अब देखो ये पहली और तीसरी एंट्री इस सवाल में पूछी है। अब जहां कॉस्ट ऑफ सेल लिखी है तो कॉस्ट ऑफ सेल इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, तो वो डायरेक्ट पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट लिखेगा, समझ जाना। तो अब देखो चलो, ये ओपनिंग स्टॉक था, ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री थी, हाँ भाई देखो लिख रहा हूँ यहाँ, और ये तो क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखा हुआ भी है ऐसे, ये क्लोजिंग स्टॉक की है, ठीक है। चलो आ जाओ, कह रहा है एक इदारे के पास, चलो पढ़ो पढ़ो, एक इदारे के पास ओपनिंग इन्वेंटोरी है 180, तो कौन सी एंट्री ओपनिंग इन्वेंटोरी की होगी बताओ, ये रही पीएनएल डेबिट, देखो एस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और इन्वेंटोरी अकाउंट क्रेडिट, ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री है। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताऊं, क्लोजिंग स्टॉक में ये रही खुद इन्वेंटोरी अकाउंट यानी क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट खुद डेबिट होगा एसेट का, और क्रेडिट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी पीएनएल, क्रेडिट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल यानी पीएनएल। 3 and 4 इज द आंसर, बाकी कोई आंसर नहीं है, देख लो बाकी कोई आंसर नहीं है, देख लो 3 और 4। जो एंट्रीज मैंने आपको अभी सिखाई थी, जो एंट्रीज मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी सिखाई थी, वही यहाँ है, बस कॉस्ट ऑफ सेल जहां मैंने लिखाया था बेटा वो एसपीएल लिख रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आ जाओ, क्या कह रहे हैं, ये कंसोलिडेशन का बिल्कुल बेबी सवाल है। कंसोलिडेशन में याद है आप यूँ लिखते थे, गुडविल कैसे निकालते थे, आप लिखते थे COI बेटा, याद है, फिर लिखते थे फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन, इसमें ऐड होती थी, याद है, दोनों मिला देते थे, फिर नीचे लेस हो जाते थे, लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, ये लेस कर देते थे, याद करो, यूं ही जाते थे ना, गुडविल आ जाती थी। चलो बस अब लिखो, उठाओ, कह रहा है टेंशियल कंपनी हैज 5 मिलियन इशूड शेयर्स, ये सब्सिडरी, सब्सिडरी ने आज तक 5 मिलियन शेयर इशू किए हैं, सब्सिडरी ने आज तक 5 मिलियन शेयर इशू किए हैं, सब्सिडरी ने आज तक 5 मिलियन शेयर इशू किए हैं, सही है। अब ये फेरी कंपनी पेरेंट कंपनी है, इसने 60% शेयर खरीदे हैं, कितने में लिए, 4 लाख, 4 मिलियन में, ये COI है, देखो ये COI है, चलो इधर लिखा COI 4 मिलियन, सही है। अब कह रहा है एट दैट डेट टेंसिल्स हैड नेट एसेट विद अ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई है, सॉरी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ये रहा, कितना है 4750,000 यहाँ लिख देता हूँ। अब देखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कितनी है, देखो कह रहा है एंड अ शेयर प्राइस किसी काम की नहीं है, फेरी कंपनी वैल्यूड द NCI एट एक्विजिशन, ये 2200 है, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन 2200 है, 2200,000। चलो भाई इन दोनों को ऐड करो, ये 6200,000 बनता है, इसमें से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट लेस करो, गुडविल आ रही है 1450, गुडविल आ रही है 1450, ओके 1450,000। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब फिर आ गया एक क्वेश्चन, यहाँ देखें, ऑन फर्स्ट, ये होगा वो इन्वेंटोरी वैल्यूएशन का, ऑन 1 सितंबर एक्सिक्स अ बिजनेस हैड इन्वेंटोरी, ये ओपनिंग स्टॉक है, तैयार ओपनिंग स्टॉक ईयर के स्टार्टिंग का है, ड्यूरिंग द मंथ सेल्स भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, ऑन 30 सितंबर एक्सिक्स अ फायर डिस्ट्रॉयड सम ऑफ द इन्वेंटोरी, यानी कुछ इन्वेंटोरी डिस्ट्रॉय हुई है, बताता हूँ, द अनडैमेज गुड्स ऑफ द इन्वेंटोरी वर वैल्यूड, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक है जो जला नहीं वो बच गया, वो ये रहा। द बिजनेस ऑपरेट्स विद अ स्टैंडर्ड GP परसेंटेज ऑफ 30%, कह रहा है कितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है,
कितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, चलो ये फॉर्मूला है, देखो एड परचेजेस लेस स्टॉक डिस्ट्रॉयड या स्टोलन, जो भी होगा ना, स्टॉक डिस्ट्रॉयड और स्टोलन हो वो कॉस्ट ऑफ सेल से लेस हो जाता है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक, बस ये रहा, देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब आप चलो सिर्फ चीज़ें पुट करते जाओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में, देखो ओपनिंग स्टॉक है 380,000, ये आपने यहाँ पिट किया। परचेजेस कितनी है बताएं, 480,000, ये आपने यहाँ पिट कर दिया। स्टॉक डिस्ट्रॉयड तो हमें निकालना है, तो इसको तो एज इट इज लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखो 220,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 220। चलो अब बेटा फिर गाड़ियां रुक गई, आपकी गाड़ी यहाँ रुक गई क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, तो अभी निकल आएगी एससीपी, तो है ना एससीपी, लो भाई परसेंटेज एंड डॉलर्स। सेल्स गिवन थी मेरे ख्याल से कितनी, 6.5 लाख, एस के सामने 6.5 लाख की सेल लिखी, और बेटा मार्कअप है या मार्जिन है, मार्जिन है। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट 30 है तो ये 70 होगा। चलो क्या आप यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हो शफल करके, क्या आप यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हो शफल करके, जी बिल्कुल। 650,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 70 कर दो, 650,000 इंटू 0.7, ये आ गया 455,000, ये आ गया 455,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स। और बेटा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आप यहाँ पुट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा। अब देखें इसमें आपके पास ये आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल ले, स्टॉक डिस्ट्रॉयड की नंबर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, ये नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये वहाँ जाके लेस हो जाएगा, तो 380,000 प्लस 480 माइनस 455 लेस 220,000। ओके चलो अब देखते हैं क्या है। ये आ गया आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड। ओके ये आ गया आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड, बेसिक मैथ्स था, बेसिक बेसिक अकाउंटिंग थी। ओके चलो स्टॉक डिस्ट्रॉयड यहाँ फिट कर दो, ठीक है जी। ये आ गया आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड, बेसिक वो वाला सवाल था जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ऐसे सवाल आप लोगों ने किए हुए। अब which of the following should appear on as a separate items in the company's statement of changes in equity। अब जरा सोचो, IFRS 18 नया IS 1 खत्म हो चुका है, उसकी जगह IFRS 18 आ गया है, तो उसमें कुछ इनकम स्टेटमेंट के अंदर फॉर्मेट में चेंज आया था, वो आप लोग पढ़ चुके हो, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट का चेंज बिल्कुल सबने देखा हुआ है अभी तक। अब देखो कह रहा है कि which of the following should appear as item in the statement of changes in equity। statement of changes in equity में देखने वाले को नजर आएगा, प्रॉफिट बिल्कुल नजर आएगा, प्रॉफिट भाई अल्टीमेटली प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है, प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है, तो भाई अलग से वो बिल्कुल नजर आता है, अलग से बिल्कुल नजर आता है। देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो इनकम स्टेटमेंट की चीजें, कोई भी अदर इनकम वगैरह होती है इनकम स्टेटमेंट जाती है। डिविडेंड पेड नहीं, डिविडेंड पेड टू रिडीमेबल, बेटा याद करो आपको लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स पढ़ाते वक्त बताया था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर लोन नोट्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर लाइक लोन नोट्स, तो उनका जो डिविडेंड होता है ना, उनका जो डिविडेंड होता है ना बेटा, वो इनकम स्टेटमेंट में एज अ फाइनेंस कॉस्ट लेस होता है, तो ये सोशी के आइटम नहीं है। हाँ डिविडेंड्स पेड, ये बिल्कुल डिविडेंड्स पेड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, ये ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड जो है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से लेस होता है रिटेन अर्निंग के कॉलम से, तो 1 and 4 आंसर है, 1 and 4 आंसर। अब सुने, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट अ कंपनीज डिविडेंड। सुनो सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड देख लो, 30 जून को एंड हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है
कब? 30 जून को, 30 जून x6 का एंड हो रहा है, तो यहाँ 1 जुलाई x5 को स्टार्ट हुआ होगा। अब क्या कह रहे हैं? फाइनल डिविडेंड, ये पिछले साल की बात कर रहा है, फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर पेड और सितंबर में पे हुआ है, डिक्लेयर हुआ है अगस्त में। यहाँ इधर देखें, यहाँ अगस्त x5 में डिक्लेयर हुआ है और सितंबर x5 में ये पे हुआ है, सही है। तो जब ये पिछले साल के एंड पे डिक्लेयर नहीं हुआ, ये लास्ट ईयर के एंड पे डिक्लेयर नहीं हुआ, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं है, इसी साल का डिविडेंड है। बिल्कुल सही है, इसी साल का डिविडेंड है और पे भी हो गया है ईयर एंड होने से। बेटा देखो, ईयर एंड से पहले 30 जून x6 से पहले 30 जून x6 से पहले ये पे हो चुका है, तो ये ईयर एंड पर कोई लाइबिलिटी में नहीं आएगा। 30 जून x6 से पहले पे हो गया ना यार सितंबर x5 में, तो ईयर एंड पे ये कोई लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं बनेगा। और हाँ, इस साल की सोशी में जरूर जाता है, डिविडेंड सोशी में जाता है। नंबर 2, ये इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड देखो, ये मार्च में ही पे हो गया है। यहाँ इंटरिम डिविडेंड का मतलब पता है? ये देखो, जो ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर हो और उसी साल पे हो जाए, तो ये इंटरिम डिविडेंड है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ ये इंटरिम डिविडेंड इसी साल का डिविडेंड है और इसी साल की सोशी में जाएगा, लेकिन हाँ ये पे हो गया है, ये ऑलरेडी पेड है। जब ये पेड है तो ईयर एंड पर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ईयर एंड पर इसकी एसओएफपी में कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं आखिरी, फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड। ये तो डिक्लेयर ही बाद में हुआ है, ये डिक्लेयर ही हुआ है अगले साल भाई, ये डिक्लेयर ही हुआ है बाद में कहीं डिक्लेयर हुआ है, ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है। ये फाइनल डिविडेंड अगस्त x6 में डिक्लेयर हुआ है, तो 30 जून x6 के बाद डिक्लेयर हुआ है। तो जब 30 जून x6 के 30 जून x6 के बाद डिक्लेयर हुआ है, तो ईयर एंड पर बेटा इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ना ही इसकी कोई लाइबिलिटी आएगी। तो मैं एक बात बोलूं, अगर तुम चालाक हो ना, तो 30 जून x6 से शाम को तीनों में से किसी भी डिविडेंड की लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि पहले 2 डिविडेंड तो पे हो गए, पहले 2 डिविडेंड्स आपके पे हो चुके हैं ईयर एंड से पहले, और आखिरी डिविडेंड ईयर एंड पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा है। याद है आईएएस 10 तुम सबने पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ईयर एंड पर एसओएफपी में कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ो क्या कह रहा है। व्हाट फिगर एनी शुड बी इंक्लूडेड इन द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, बड़ा मेरी आंखें निकल आई। एनओसीआई एंड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून x6 एंड एसओएफपी में तो नील आएगा, एसओएफपी में कुछ भी नहीं आएगा, मैंने पहले बता दिया। और इनकम स्टेटमेंट में कभी ऑर्डिनरी डिविडेंड आते ही नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में कभी भी ऑर्डिनरी डिविडेंड नहीं आते, वो सोशी में आते हैं, सही है। तो यहाँ भी नील, ये तो पक्का ही नील है। और यहाँ नील क्यों है बताओ, एसओएफपी में नील क्यों है? क्योंकि पहले 2 डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुके हैं, तो जब पे हो चुके हैं तो कोई करंट लायबिलिटी नहीं होगी। और आखिरी वाला डिविडेंड ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है, आखिरी वाला डिविडेंड ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुआ है। अब नेक्स्ट ये देखो, आ जाओ IFRS 10, दिस इज IFRS 10, याद है IFRS 10 में और IFRS 3 में क्या फर्क था, मैंने बताया था। IFRS 10 कंसोलिडेशन का वो स्टैंडर्ड है जो ये बताता है कि फला इदारा हमारे कंट्रोल में है या नहीं, फला इदारा हमारे कंट्रोल में है या नहीं। लेकिन हाँ, एक बार IFRS 10 ने बता दिया कि हाँ ये इदारा हमारे कंट्रोल में है, ये इदारा हमारे कंट्रोल में है, तो अब इसकी कंसोलिडेशन कैसे करनी है वो IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन बताता है, ठीक है। चलो पढ़ो बेटा, देखो मैंने ये चीज़ आप सबको पढ़ाई भी है, प्लीज़ इनकार मत करना, ये सब आप सबने पढ़ा हुआ है कि कभी कभार होल्डिंग 50% से कम होती है फिर भी आपके पास कंट्रोल आ जाता है, कभी कभार होल्डिंग 50% से कम होती है फिर भी हमारे पास कंट्रोल आ जाता है, ओके। नाउ टर्की कंपनी, ये टर्की गूस कंपनी हैज द राइट टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। यस बेटा, गूस कंपनी हैज 49% शेयर होल्डिंग। तो मैंने ये मेरे नोट्स भी पढ़ लेना, बुक भी पढ़ लेना चाहो, कि बेशक आपके पास होल्डिंग 50 से कम है लेकिन आपके पास राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। तो जब मेजॉरिटी डायरेक्टर हमारे बैठेंगे तो कंट्रोल हमारा। ये तो हाँ भाई, ये टर्की कंपनी हमारी सब्सिडरी है, बिल्कुल। डक कंपनी, Goose company has more than a half of the voting rights in Duck company as a result of an agreement with other investor. Yes, चलो मैं एक चीज समझाता हूँ। बेशक मेरे पास 49% शेयर है, लेकिन जो दूसरे शेयर होल्डर थे ना 10-10% वाले, उनसे मेरी दोस्ती हो गई और मैंने उनको अपने साथ मिला लिया है। मैंने कहा यार मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मुझे वोट दे दो। तो ऑटोमेटिकली 49 मेरे पास है और बाकी 10-10, 15-15% वालों का मैंने मिला लिया।
तो अब मेजॉरिटी वोट्स मेरे पास आ गए, मेजॉरिटी वोट्स मेरे पास आ गए, तो सरकार मेरी ही बनेगी, सरकार मेरी ही बनेगी, तो ये भी मेरी सब्सिडरी है। अब क्या है, पार्टरिज कंपनी, गूस कंपनी हैज द पावर टू गवर्न फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग, सही, पूरी पावर है हमारे पास पूरा कंपनी चलाने की, एवरीथिंग की, तो कंट्रोल हमारे पास है, ये भी हमारी सब्सिडरी है। तो ये तीनों की तीनों हमारी सब्सिडरी हैं, तीनों की तीनों हमारी सब्सिडरी हैं, तीनों की तीनों हमारी सब्सिडरी है। किसके, आप अपनी जर्नी बताएं तो मेरे वाले मेरे सवाल। नेक्स्ट, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज इज करेक्ट। अब देखो, नीचे की नरेशन पढ़ना और एंट्री देखना। बोनस एलोकेटेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, बोनस, बेटा अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को बोनस दे रही है तो डायरेक्टर के लिए तो कमाई है, लेकिन कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है ना, कंपनी के लिए बोनस क्या है, एक्सपेंस, कंपनी के लिए बोनस क्या है, एक्सपेंस, यानी सैलरी एक्सपेंस की तरह है, यानी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन की तरह है, उसके लिए सैलरी रेम्यूनरेशन जो भी वर्ड है, तो उसूलन रेम्यूनरेशन डेबिट होनी चाहिए, बोनस कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है, तो यहाँ रेम्यूनरेशन क्रेडिट हो रही है, तो ये गलत है, ये गलत है, देख लो ये गलत है, टोटल रॉन्ग है भाई। बोनस डायरेक्टर की तो कमाई है, लेकिन कंपनी का तो एक्सपेंस है, और मैं एंट्रीज कंपनी के लिए बना रहा हूँ, तो कंपनी की बुक्स में तो रेम्यूनरेशन या सैलरी या बोनस एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, यहाँ उल्टा हुआ है, तो ये गलत है। नंबर 2, transferring the cost of repairs of to buildings carried out by company's own employees using material from and material, भाई देखो, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज से ही मैंने अपना सीमेंट वेमेंट लगाना शुरू कर दी, मेरे जो अपने एम्प्लॉयज थे उन्हीं को बोला यार ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर दो, और मैं समझ लो सीमेंट कंपनी का मालिक था, मैं सीमेंट कंपनी का मालिक था, वैसे सीमेंट मेरी इन्वेंटोरी थी, सीमेंट मेरी इन्वेंटोरी थी, लेकिन आज मैंने अपनी सीमेंट से अपनी दीवारें बना ली, अपनी ही सीमेंट से अपनी दीवारें बना ली, सही है, तो रॉ मटेरियल भी अपना यूज़ कर लिया और लेबर भी अपना यूज़ कर लिया, रॉ मटेरियल और लेबर दोनों मैंने अपना यूज़ कर लिया, लेकिन किस काम में यूज़ करा, रिपेयर्स के, बिल्डिंग रिपेयर्स के काम में, तो खुद बिल्डिंग रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था, और ये रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ हो गया ना, तो रॉ मटेरियल और वेजेस क्रेडिट हो जाना चाहिए था, नहीं समझे बेटा, रॉ मटेरियल पड़ा था, रॉ मटेरियल उठा के मैंने अपने ही इदारे को रिपेयर करने में, मेरी बिल्डिंग दीवारें रिपेयर करने में लगा दिया, तो बिल्डिंग रिपेयर्स के नाम से खर्चा बढ़ा, तो बिल्डिंग रिपेयर्स डेबिट, और ये रॉ मटेरियल तो यूज हो गया ना, लग गया ना, तो खुद रॉ मटेरियल और वेजेस खत्म, क्रेडिट हो जाएगी। इसने क्या किया हुआ है देख लो, इसने उल्टी एंट्री बनाई हुई है, इसने उल्टी एंट्री बनाई हुई है, तो गलत है। अब बढ़ाओ, ये सही है, सेल्स रिटर्न इनकरेक्टली डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये सही है, ये इसकी करेक्टिंग एंट्री है, सुनो, करेक्शन ऑफ एरर है, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, सेल्स रिटर्न की एंट्री ये होती है, अब इतने बड़े हो गए आना चाहिए, सेल रिटर्न खुद एक एक्सपेंस है, हाँ, सेल्स रिटर्न डेबिट लेटर से 100 रुपये और डेटर क्रेडिट 100 रुपया, सही है। अब पूरे एरर को पढ़ लो, उसमें डेटर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो उसने डेटर को तो इसका मतलब बिल्कुल सही क्रेडिट किया है। हाँ, ये ज़रूर उसने बोला है कि सेल्स रिटर्न को पढ़ो, सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के बजाय परचेज रिटर्न को डेबिट ही किया, परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के बजाय परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया। चलो, अब इस एरर को आप सही कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कैसे सही करोगे, ऊपर वाली एंट्री बननी चाहिए थी, नीचे वाली बन गई है, तो ऊपर भी डेटर क्रेडिट होना चाहिए था, नीचे भी डेटर क्रेडिट हो रहा है, डेटर में कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब बताओ, ओरिजिनली हमें सेल्स रिटर्न नामी एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, ओरिजिनली हमें सेल्स रिटर्न नामी एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, अब कर लूँ, ये लो कर दिया, और परचेज रिटर्न को हमने गलती से डेबिट कर दिया है, तो अब सही करने के लिए परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, यही आंसर है, ये वाली करेक्टिंग एंट्री बिल्कुल सही है, वहाँ भी यही बनी हुई है, वहाँ भी यही बनी हुई है, वैसे मैंने हज़ार 100 रुपये की बना दी है, उसने 2800 की बनाई है, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर।
अच्छा जी। अब IS 37 provisions contingent liabilities and contingent assets deal with accounting for contingencies. What is the correct accounting treatment for the following? अब प्रोबेबल लॉस याद है वो जो आप ये करते थे, पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो, बुराई वाला किस्सा है जिसमें आप हमारे ऊपर केस हो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो, याद है, और आउटफ्लो के चांसेस भी प्रोबेबल हो, आउटफ्लो के प्रोबेबल हो। तो अब यहाँ आप एंट्री बनाते हो, प्रोविजन की एंट्री बना लेते हो, याद है ना भाई। अगर बुराई हो बेटा, या IS 37 सोचो, अगर बुराई वाला केस हो जिसमें किसी ने आप पे केस किया हो या हमें अल्टीमेटली पे ऑफ करना और आउटफ्लो के चांसेस प्रोबेबल हो, तो एंट्री बनती थी। और एंट्री बनने का मतलब एक्रू करना, एंट्री बनाने का मतलब उसको एक्रू करेंगे। लेकिन अगर पॉसिबल एसेट हो, याद है कॉन्टिजेंट एसेट, पॉसिबल फायदा हो या पॉसिबल एसेट हो या कॉन्टिजेंट एसेट हो और मिलने के चांसेस बेशक प्रोबेबल हों, तो सिर्फ डिस्क्लोजर बनता था। सिर्फ डिस्क्लोजर यानी नोट्स टू दी अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता था, याद है। हाँ चलो अब देखो, पढ़ो। एक है प्रोबेबल लॉस और एक है प्रोबेबल गेन। तो प्रोबेबल लॉस को एक्रू करेंगे और प्रोबेबल गेन को डिस्क्लोज करेंगे। ए इज द आंसर, ये पहला वाला आंसर सही है, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, सही है, ये आंसर सही है भाई। लॉस की तो एंट्री बना देंगे, एक्रू कर देंगे, और गेन को डिस्क्लोज कर देंगे। A trader took goods that had cost 2000 from the inventory for personal use, इसको बोलते हैं स्टॉक ड्राइंग्स, बहुत मशहूर एंट्री। स्टॉक ड्राइंग्स की बदनाम ज़माना एंट्री है। ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट मैंने अपनी क्लास में कराई हुई है। ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, मैंने उस वक्त ये भी बताया था कि ड्राइंग्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ओनर यहाँ से फैन लेके चले जाए, ओनर यहाँ से चेयर लेके चले जाए, ओनर यहाँ से गाड़ी लेके चले जाए, तो जो भी चीज़ ले जाएगा ड्राइंग्स डेबिट और दैट एसेट क्रेडिट, ड्राइंग्स डेबिट और दैट एसेट क्रेडिट। तो इस बार वो इन्वेंटरी लेके गया है, तो बच्चे ने ऐसे ही मजाक में कहा, बच्चे ने कहा सर ये बताएं, जब ओनर यहाँ से स्टॉक यानी इन्वेंटरी लेके गया है तो उसूलन तो एंट्री बननी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, लेकिन आप परचेजेस क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? लॉजिक दूं, क्योंकि यही इन्वेंटरी हमने खुद हमने एक हफ्ते पहले खरीदी होगी। तो जब हम इन्वेंटरी खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट करते हैं ना, इन्वेंटरी हम बाय करते हैं तो परचेजेस डेबिट करते हैं। तो आज जब यहाँ से लेके जाएंगे तो परचेजेस ही क्रेडिट करेंगे ना। ये रहा आंसर, D is the answer, D is the answer. Nasty is a wholly owned subsidiary. Inventories in their individuals financial, ये ईयर एंड पर ये P कंपनी और ये S कंपनी, सही है। तो आप ईयर एंड पर सीधी सी बात है, कंसोलिडेशन में ईयर एंड पर सारे एसेट ऐड करते हो तो इन दोनों को भी ऐड करोगे, इन दोनों को भी ऐड करोगे, लेकिन याद है इन्वेंटोरीज को ऐड करके एक चीज लेस करते थे, यूआरपी। अगर आपस की कोई सेल हो, अगर आपस की कोई सेल हो और कुछ प्रॉफिट अनरियलाइज हो तो यूआरपी लेस भी होता था ना, याद है ईयर एंड पे। तो अब देखते हैं यूआरपी कितना है। चलो, सेल्स बाय अगली टू नेस्टी, अगली टू नेस्टी सुनना। अब याद रखना, ये एस टू पी सेल हो या पी टू एस हो, यूआरपी इन्वेंटोरी में से तो पूरा ही लेस होता है। चाहे पी टू एस सेल हो या एस टू पी सेल हो, यूआरपी इन्वेंटोरी में से तो पूरा ही लेस होता है। ड्यूरिंग द ईयर वर इनवॉइस एट 15,000 which included a profit by ugly of 25% on cost। सुनो यहाँ देखो, पेरेंट कंपनी अगली, यहाँ ये अगली है, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को जो गुड्स बेची ना वो बेची है 15,000 में, सही है, ऐसा ही है, और उस पर 25% का मार्कअप लिया है। तो देखो इधर देखो, इधर देखो SCP लिखा, परसेंटेज और डॉलर्स, ये देखो सेलिंग प्राइस 15,000 है लेकिन मार्कअप गिवन है, मार्कअप मार्जिन नहीं है। तो मार्कअप होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट 25, तो ये 125 होगा। तो अब ज़रा 15,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 कर लो। 15,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 करोगे ना तो ये आ जाएगा 3,000। तो बताओ, इस ट्रांजेक्शन के सबसे पहले आपने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, आपको ये पता लग गया कि इस ट्रांजैक्शन पे टोटल प्रॉफिट कितना है। अच्छा, कॉस्ट भी निकाल देता हूँ, चलो यार शक्लें क्यों बना रहे हो, सही है। टोटल प्रॉफिट है 3,000, टोटल प्रॉफिट कितने का है
3,000 का टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 3,000 का, टोटल प्रॉफिट है 3,000 का। ओके, अब बताओ यूआरपी निकालना है कि क्या सिखाया था मैंने तुम्हें क्लास में? कभी भी यूआरपी निकालना हो तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेना और फिर देखना ईयर एंड पे कितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी हैं, कितने परसेंट गुड्स नहीं बिकी हैं। चलो इधर देखो, यहाँ लिखा है 2/3 ऑफ दीज गुड्स वर इंक्लूडेड इन द इन्वेंटोरी एट द ईयर एंड। 2/3 नहीं बिकी है, तो 3,000 इंटू 2/3 करो तो यूआरपी आ जाएगा 2,000। यूआरपी 2,000 का आ गया पक्का, यूआरपी निकाल लिया। अब बताओ क्या करोगे? कह रहा है रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो आंखें खोल के, क्या कह रहा है? एट व्हाट वैल्यू शुड द इन्वेंटोरीज अपीयर इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो यार दोनों इदारों की इंडिविजुअल इन्वेंटोरीज को ऐड करेंगे, दोनों इदारों की इंडिविजुअल इन्वेंटोरीज को ऐड करके यूआरपी लेस कर देंगे। तो 40,000 प्लस 20,000 माइनस 2,000 कितना बना? 61,000। 61,000 आपके पास आ जाएगा ईयर एंड का कंसोलिडेटेड आंसर। ईयर एंड का कंसोलिडेटेड आंसर आ जाएगा इन्वेंटोरी का। ये 40 प्लस 20 माइनस 2 ये 58 होगा। मैंने लिखा सही है यहाँ, लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट सही नहीं किया भाई, सही कर देता। ये हो जाएगा 58,000 ठहरो, ठीक है। ये 40 प्लस 20 माइनस 2 लिखा मैंने सही है, इसको ऐड सही नहीं किया था। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है where in the financial statement should the income tax expense and profit for the period separately disclosed। सुनो एक मिनट आराम से सुनना, दोनों सेपरेट नजर आनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट जो नई IFRS 18 की इनकम स्टेटमेंट है उसमें इनकम टैक्स अलग से नजर आता है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस को सोचो, और एंड में प्रॉफिट भी नजर आता है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये नाम है देखो इसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ये दोनों अलग से नजर आते हैं। इनकम टैक्स एक्सपेंस अलग से एक लाइन में नजर आता है और प्रॉफिट भी अलग से लाइन में नजर आता है, सही है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन एक्टिविटी में सिर्फ प्रॉफिट नजर आता है। हाँ सिर्फ प्रॉफिट नजर आता है, तो ये आंसर है डी, सिर्फ प्रॉफिट नजर आता है। वापस सुनो, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम टैक्स भी अलग से नजर आता है, यस, और प्रॉफिट भी नीचे एंड में नजर आता है, ये दोनों नजर आते हैं। जबकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन एक्टिविटी में सिर्फ प्रॉफिट नजर आता है, याद है, क्योंकि प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में आता है। तो ये डी आंसर है, बाकी कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो फिट पड़ेगा, देख लो। ओके बहुत ही आसान 31। व्हेन इज द डिमिनिशिंग बैलेंस यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मोर अप्रोप्रिएट देन स्ट्रेट लाइन मेथड? उन एसेट्स के लिए जिनकी शुरू में वैल्यू ज्यादा गिरे, आने वाले कल में कम गिरे, या वो शुरू में ज्यादा यूज हो, आने वाले कल में कम यूज हो। ये मैंने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बताया हुआ है, सही है। तो या आने वाले कल में कम वैल्यू गिरे, शुरू में ज्यादा गिरे, जो बोलना है बोल दो। तो आंसर है डी ये रहा। When the asset is expected to decrease in value less in later years, आने वाले कलों में, आने वाले सालों में कम वैल्यू गिरेगी, शुरू में ज्यादा गिरेगी, देन इन अर्ली ईयर्स। यही आंसर है, यही आंसर है डी। बाकी देख लो, when the expected life of the asset, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। when the asset is expected by फिक्स, नहीं फिक्स परसेंटेज में अगर वैल्यू गिर रही है, हर साल फिक्स परसेंटेज में गिर रही है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता था, याद है। तो आंसर है डी। अच्छा अब देखो, ये नई वाली कैश फ्लो आ गई। नई वाली कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से शुरू होती है, यस। मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, सही है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप एड बैक करते थे, सही है बिल्कुल। फिर याद है इंक्रीज इन इन्वेंटोरी इज इक्वल टू डिक्रीज इन कैश, ये भी सही है। लेकिन डिक्रीज इन रिसीवेबल इज इक्वल टू इंक्रीज इन कैश, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये रॉन्ग है। फिर इंक्रीज इन पेबल, याद करो पेबल का डायरेक्ट रिश्ता होता था, पेबल का डायरेक्ट रिश्ता होता था, तो इंक्रीज इन पेबल इंक्रीज इन कैश, ये भी गलत है, ये दो गलत है। नीचे वाले दो गलत हैं, ऊपर वाले दो सही हैं। नीचे वाले दो गलत हैं, ऊपर वाले दो सही है, सही है। चलो अब ये उठा लो यहां से, डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड नॉट एडेड। नहीं भाई, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सही है, ये ऑलरेडी सही था।
इंक्रीज इन इन्वेंटोरी शुड बी, यहाँ लिखा है एडेड, नहीं, इंक्रीज इन इन्वेंटोरी इज डिक्रीज इन कैश, तो ये भी ऑलरेडी सही था, ये भी ऑलरेडी सही था, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, डिक्रीज इन रिसीवर्स, हाँ इसकी करेक्शन की जरूरत थी। इंक्रीज इन रिसीवर पेएबल शुड बी एडेड, इसकी भी करेक्शन की जरूरत थी। तो नीचे वाले दो की करेक्शन की जरूरत थी, ऊपर वाले दो की नहीं थी। ओके, A bookkeeper has found several errors in the accounting record. सुनो, a sales invoice has been entered as 895 rather than 859. देखो, सेल्स इनवॉइस ही गलत अमाउंट की डाल दी तो पूरी एंट्री गलत बनेगी ना, डबल एंट्री गलत बनेगी ना। आपने भाई सेल्स इनवॉइस ही आपने गलत इनपुट की, तो गलत इनपुट की तो हर जगह गलत गई। तो अगर सेल्स की एंट्री बनती है डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो आपको बनानी चाहिए थी 859 की, आपने 895 की दोनों जगह कर दी। यानी इट्स अ सॉर्ट ऑफ, यू समझ लो, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो दोनों साइड पे सेम गलती करोगे तो टीबी आउट नहीं होगा। यार क्या लोगो, देख लो भाई, मुझे बनानी चाहिए थी डेटर डेबिट 859, सेल्स क्रेडिट 859, लेकिन मैंने दोनों जगह ही 895 लिख दिया। तो दोनों जगह एक जैसा लिखूंगा तो ट्रायल बैलेंस तो सेम ही होगा, फिर डिसबैलेंस थोड़ी होगा। तो इस पहली एंट्री में सस्पेंस नहीं आएगा, पॉइंट नंबर 1 में सस्पेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है सस्पेंस अकाउंट तभी आता है जब टीबी आउट होता है। नंबर 2, an invoice for rent has been incorrectly posted to the office expense account, the bank payment correctly, very good, error of commission है ये। सुनो, असल में ये था रेंट, देखो मुझे एंट्री बनानी चाहिए थी, ये देखो रेंट डेबिट 100 रुपये, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, रेंट डेबिट 100 रुपये और कैश क्रेडिट 100 रुपये, रेंट डेबिट और बल्कि बैंक कर देता हूँ, चलो रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। ओके, इन्होंने क्या बनाई बताओ, इन्होंने बनाई ये ऑफिस एक्सपेंस डेबिट 100 रुपये और बैंक क्रेडिट 100 रुपये। चलो बेटा आप बताओ, इसमें कोई ट्रायल बैलेंस आउट नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो ट्रायल बैलेंस तो सेम रहेगा, ट्रायल बैलेंस तो सेम रहेगा, ट्रायल बैलेंस तो सेम रहेगा। ऊपर भी दोनों साइड सेम है, नीचे भी दोनों साइड सेम है, तो ट्रायल बैलेंस तो सेम रहेगा, ट्रायल बैलेंस तो सेम रहेगा। ओके राइट, तो इसमें भी सस्पेंस नहीं आएगा। राइट, अब देखो, अ कॉन्ट्रा ऑफ 400 बिटवीन रिसीवेबल एंड पेएबल लेजर हैज ओनली बीन एंटर्ड इन दी रिसी, हाँ आधी एंट्री बनाई। देखो कॉन्ट्रा एंट्री ये होती है, इधर देखो कॉन्ट्रा एंट्री ये होती है, एक एंड से तुम अपने डेटर को कम करते हो, डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 100 रुपये से फॉर एग्जाम्पल, और क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट हो जाता है, याद है। तो अब ये क्या कह रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल के अकाउंट में लिखी, यहाँ लिखी, डेटर को क्रेडिट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, यानी कॉन्ट्रा एंट्री पूरी नहीं बनाई। भाई कॉन्ट्रा एंट्री में एक एंड से रिसीवेबल यानी डेटर कम होता है और एक एंड से क्रेडिटर यानी पेएबल कम होता है। तो इसने क्या करा बताऊं, इसने सिर्फ डेटर को कम किया, डेटर को क्रेडिट करा, क्रेडिटर को डेबिट नहीं करा। तो इसने आधी एंट्री बनाई और आधी नहीं बनाई, तो जब आधी बनाई और आधी नहीं बनाई तो दोनों साइड सेम नहीं होगी और टीबी आउट हो जाएगा, और जब भी टीबी आउट होता है सस्पेंस आता है। तो जी हाँ, पॉइंट नंबर 3 की वजह से सस्पेंस आएगा, सिर्फ पॉइंट नंबर 3 की वजह से सस्पेंस आएगा। ओके जी, अब क्या कह रहे हैं, अ कंपनी में चूज टू A company may choose to prepare a statement of profit and loss and a separate statement presenting comprehensive income। बिल्कुल सही है। देखो मैं गौर से मेरी बात सुनना, या तो आप एक ही पेज पर इनकम स्टेटमेंट और उसी के नीचे ओसीआई बना लो, सही है, बिल्कुल ठीक है।
या फिर इनकम स्टेटमेंट अलग बनाओ फिर वेरी नेक्स्ट पेज पे अलग से ओसीआई दिखा दो, ये भी सही है, ये दोनों चॉइसेस मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि 3-4 पेजेस बाद दिखा रहा हो, ये गलत है, तो ये सही है। A company must choose whether to analyze the operating income and expenses in the statement of profit and loss by nature or by function but cannot include a mixture। नहीं, पहले IFRS 18 सुनो। IFRS 18 ने बोला है कि अब मिक्सचर भी अलाउड है, यानी मिक्स्ड अप्रोच भी। देखो एक तो होती है एक्सपेंसेस बाय नेचर, एक होती है बाय फंक्शन, लेकिन IFRS 18 ने कहा है कि इसका मिक्सचर भी अलाउड है। लेकिन हाँ, F3 में मिक्सचर वाली अप्रोच नहीं है, F3 में नहीं है, F3 में नहीं है। लेकिन हाँ, असली IFRS 18 में उसने दिया हुआ है कि बाय नेचर भी कर सकते हो, बाय फंक्शन भी, और दोनों का मिक्सचर। तो ये बात गलत हुई, उसूलन IFRS 18 के हिसाब से बात गलत हुई। Classifying operating expenses by function in the statement of profit and loss primarily provides information about the economic resources consumed to carry out। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहाँ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कितनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंज्यूम हुई हैं। An expense line item should be shown separately, disaggregated, where doing so will provide material information to the user। हाँ देखो बेटा, एक इश्यू है जिसका नाम है एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला देना, और डिसएग्रीगेशन का मतलब उनको अलग अलग करके दिखाना। तो अगर कोई ऐसा वन ऑफ इवेंट हुआ है, कोई बड़ी पेनल्टी आई है, सुने, और वो पेनल्टी शेयर होल्डर को अलग से दिखाना जरूरी है, तो उसको सेपरेट करके दिखाओ, उसको डिसएग्रीगेट करके दिखाओ, ताकि शेयर होल्डर डिसीजन लेने में आसानी हो। और देखो इसने बोला है ना, एन एक्सपेंस लाइन आइटम शुड बी शोन सेपरेटली वेयर डूइंग सो विल प्रोवाइड मटीरियल इंफॉर्मेशन टू द, यानी यूजर के लिए मटीरियल हो। मटीरियल का मतलब यूजर का डिसीजन चेंज कर दे, यूजर का डिसीजन चेंज कर दे, यूजर का डिसीजन चेंज कर दे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत करें। काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर कर रहे हैं। और देखें, इस पार्ट 1 लेवल पे सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि आपका पेपर जल्दी निकले। पेपर दो, फौरन पेपर दो, डिले मत करो।